नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 783692 पे किसी जानकारी। दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसके जरिए हम लोग टेस्ट सॉल्व करेंगे और यहाँ पे 100 एमसीक्यूज हैं टोटल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, दोनों भाषाओं में यहाँ आपको प्रश्न दिखाई देंगे। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये पोस्टर आपकी सहायता कर सकता है। इसमें मोबाइल नंबर दिया है, आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, इस पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और प्रश्न के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहला अंग्रेज अध्यक्ष बनाया गया था। ये दो चीजें इसमें पूछी जा रही हैं और इसीलिए जो विकल्प दिया है उसमें पेयर बना हुआ है। तो यहाँ पर 72 और कलकत्ता है, 76 और मद्रास है, 72 और इलाहाबाद है और 76 और इलाहाबाद है, इस प्रकार से। और ई वाला ऑप्शन पहले की तरह है। देखिए, इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि 72 और इलाहाबाद वाला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो परफेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना होती है और दिसंबर में ये जो सेशन है इसको हेल्ड किया जाता है। तो ये वाला जो सेशन था इसमें कुल मिलाकर 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इलाहाबाद वाला जो अधिवेशन था वो था 1888 वाला, और इसमें जॉर्ज यूले ये अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो कि एक यूरोपीय व्यक्ति थे, मतलब एक अंग्रेज थे। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का आपको चयन करना है, यानी सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको ऑड चुनना है। तो कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम दे रखे हैं। इसमें तहजीब उल अखलाक नाम का जो न्यूज़पेपर है ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर है, केसरी है, सुधारक है, और ई वाला पहले की तरह से ही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से ज़्यादा। तो आपको चुनकर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड है। और इसका जो करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा वो ए वाला है। मतलब तहजीब उल अखलाक को आप देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये पत्रिका है। इसका जो प्रकाशन है वो 1871 में होता है और ये एक पत्रिका है, इसके बारे में आप जानते हैं। बाकी अगर आप देखें तो द हिंदू का 1878 है, केसरी का अगर आप देखें तो 1881 है, सुधारक का 1888 है। तो ये सब न्यूज़पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं और इसमें यह कहा गया है कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम सत्र था या अंतिम सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, और आज़ादी के तुरंत बाद वाला जो सेशन हेल्ड किया गया उसमें अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जा रहा है। मतलब आज़ादी से पहले वाला सेशन और आज़ादी के बाद वाला सेशन, इसके अध्यक्षों का नाम आपको बताना है। नीचे विकल्प में पुरुषोत्तम दास टंडन, अबुल कलाम आज़ाद, इसके अलावा पट्टाभी सीतारमैया, अबुल कलाम आज़ाद, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। आचार्य जेबी कृपलानी का भी नाम है। तो इसमें से कौन सा पेयर सही होगा बताइए। देखिए, इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि आचार्य जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया, जो आज़ादी से पहले वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो 1946 में होता है। और ये इसका वेन्यू अगर आप देखें तो मेरठ है। यहाँ पे आचार्य कृपलानी अध्यक्षता करते हैं। और 1948 में आज़ादी के तुरंत बाद वाला सेशन हेल्ड किया जाता है और उसका जो वेन्यू था 1948 का ये था। इसका जो वेन्यू था वो राजस्थान में जयपुर वाला सेक्टर था। और पट्टाभी सीतारमैया की जो दशकों पुरानी ख्वाहिश थी वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। जो अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे यहाँ पे उनका साकार हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इन्होंने भिड़ने की गलती कर दी थी और वहाँ इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। फिर गांधी जी के साथ बहुत तगड़ा मतभेद नेताजी का हुआ था। खैर, उस मामले को जाने देते हैं। तो यहाँ सीतारमैया का जो स्वप्न है वो साकार होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया, वो डेट आपको बतानी है। और निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संपादन किया था, उस संपादक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे 1905 की डेट दे रखी है और गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम है। 1902 और मौलाना मोहम्मद अली है। 1905 और फिरोज शाह मेहता है। 1904 और गणेश शंकर विद्यार्थी। आप बताइए इसमें से पेयर कौन सा सही होगा। देखिए, वंदे मातरम के नाम से कई सारे पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुए हैं। उसमें से एक समाचार पत्र था भारत में प्रकाशित होने वाला और दूसरी पत्रिका थी। और विदेश में भी एक वंदे मातरम नाम का जो पत्र है वो प्रकाशित होता है। तो यहाँ विदेश की बात नहीं हो रही है, देशी जो है उसकी बात हो रही है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर 1905 हो जाएगा, ठीक है। 1905 का जो डेट था उसमें वंदे मातरम समाचार पत्र ये प्रकाशित होता है। और बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र, इसके जो संपादक थे वो फिरोज शाह मेहता थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5th वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। मतलब इसमें से भी आपको जो विषम है उसका चुनाव करना है। तो डेट इसमें जो दी है उसमें से कोई एक गलत है और बाकी सभी सही है। तो जो गलत वाला है वही इसमें ऑड है।
देखिए 1931 में गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता होता है। 1941 में यानी 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भारत से पलायन करते हैं, मतलब यहाँ पे उन्हें नज़रबंद कर लिया जाता है, तो यहाँ से वो सन्यासी का वेश बनाकर निकल जाते हैं। और 7 अगस्त 1942 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो जाती है, जबकि 1946 की जो डेट थी उस पर ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है ये भारत का दौरा करता है। ई वाला ऑप्शन पहले की जैसे ही है, इसमें से आपको देखकर बताना है कि ऑड कौन सा है। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ जो डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर ये दिया हुआ है, डेट इसकी गलत है। इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 7 अगस्त 1941 को, और यहाँ पर 1942 दे रखा है, इसीलिए सी वाला गलत है और सी वाले को हम चुनते हैं। यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु और साइमन कमीशन का बहिष्कार, इससे संबंधित जो सही डेट है वो आपको यहाँ पेयर में दी हुई है। उसमें जितने भी विकल्प है उसमें से आपको चुनना है, देख लीजिए। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु वाली जो तारीख है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से 1929 और 1927 या 1928 और 1926 या फिर 29-28 या फिर 28-29, ये क्रम दिया हुआ है। और इस छठवें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेयर जो है वो चुनने लायक है नहीं, और इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं को चुनना पड़ रहा है। सही क्या है? लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है 1928 में, 1928 में, और साइमन कमीशन का बहिष्कार इससे पहले से ही चालू रहता है, तो इसकी जो डेट है वो 1927। जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये 7 सदस्यीय जो कमीशन है ये भारत आता है और अपनी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी करता है। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि जो 7 मेंबर इसके रहते हैं वो सभी यूरोपियंस रहते हैं, यहाँ किसी भी भारतीय को शामिल ही नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ी विरोध की वजह होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया कि पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, दोनों डेट आपको बतानी है। और लखनऊ समझौता जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हस्ताक्षर किए गए यानी सहमति बनी, और उसके बाद से लेकर असहयोग आंदोलन के ड्रॉप होने तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ रहे, और जैसे ही गांधी जी वहाँ असहयोग को निरस्त करते हैं वैसे ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ डेट बतानी है। तीनों जो घटनाएं हैं, पहला विश्व युद्ध समाप्त कब होता है, शुरू कब होता है, और ये जो पैक्ट है ये कब होता है, ये तारीखें देख लीजिए, इसमें से कौन सा होगा। और इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। 1918, 1914 और 1916, मतलब 1914 में जो पहला विश्व युद्ध है वो शुरू होता है। 4 साल तक ये खिंचता है लंबा, और बहुत सारी आर्थिक हानि इसमें होती है, जान माल की हानि कही जा सकती है। हालांकि जान और माल की हानि, इससे जो विध्वंसक युद्ध था वो सेकेंड वाला था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार, लेकिन यहाँ पहले वाले की बात हो रही है। और इसकी समाप्ति होती है 1918 में। जब 1918 में ये समाप्त हो जाता है तो पूरा विश्व जो है वो घनघोर विपन्नता से घिर जाता है, मतलब आर्थिक तंगी इतना ज़्यादा घेर लेती है कि और कुछ सूझता ही नहीं। और 1916 में ये जो कांग्रेस और लीग के बीच में हस्ताक्षर होता है, समझौता होता है, ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त और महाराजा रणजीत सिंह का जन्म, ये 3 घटनाएं हैं और इनकी तारीखें आपको इसमें से चुननी है। कौन सा पेयर सही होगा बताइए? 1798 है, 1793 है, 1779 है, या फिर 97, 92 और 78 है, सभी 17 वाले हैं। अब इसमें से विकल्प आपको चुनने, तो इसका डी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन परफेक्ट है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, मतलब ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं थी। कई वाले में तो ई चुनना पड़ता है, लेकिन इसमें डी ही है। देखिए 1793 में क्या होता है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ठीक, और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और 1780 का जो समय था उसमें महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत वाली 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो तीसरी वाली थी उसकी डेट आपको देखनी है। बक्सर का युद्ध जब हुआ था उस तारीख को देखना है, और अमृतसर की संधि की तारीख इसमें से चुननी है। तीनों पेयर में यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, और विकल्प देखिए कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि पानीपत का जो बैटल है, मतलब थर्ड बैटल जो था वो 1761 में होता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, और यहाँ मराठा शक्ति पूरी तरह से टूट जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मराठे जिंदा नहीं रहते हैं, लेकिन अब बिखर जाते हैं। अब उनका जो एकजुट वाला रवैया था वो यहाँ से गायब हो जाता है। तो इसे आपने देखा, 1761 इसकी डेट है, और 1764 ये बक्सर युद्ध की जगजाहिर तारीख है। अमृतसर की संधि जो है वो 1809 में होती है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो एक साथ नहीं मिल रहा है, और इसीलिए हमें ई का चुनाव करना पड़ रहा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख रहे हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित जो गलत विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो टीपू सुल्तान ने 1788 में त्रावणकोर पर युद्ध की घोषणा की थी, ये एक घटना दिया हुआ है। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था, और बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में टीपू पर युद्ध की घोषणा की थी, मतलब टीपू पर चढ़ाई की घोषणा की थी। और मद्रास की संधि के साथ यह जो युद्ध था ये समाप्त हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई हो जाएगा।
मतलब इसमें ई वाले को चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। असल में जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी जो डेट है वो 1790 से लेकर मतलब 1790 से लेकर 92 तक की है। और टीपू ने 1789 में त्रावणकोर पर युद्ध की घोषणा की थी। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है 88, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद बी वाले को आप देख रहे हैं कि त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था, सही बात है, ये मित्रता किया हुआ था। और बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में टीपू पर युद्ध की घोषणा की थी, सही है। लेकिन लास्ट वाला आप देख रहे हैं कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उसके साथ ही ये युद्ध समाप्त होता है। यहाँ पे मद्रास की संधि दे रखा है, तो ये वाला भी गलत है। अब हमें चाहिए था गलत विकल्प, तो इसमें एक से ज़्यादा गलत है और इसीलिए हमने ई को चुना है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब इसमें जो ऊपर दिया है उसमें एक से अधिक गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख रहे हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर से आपको इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है या इन्फॉर्मेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो सुरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, देवगांव की संधि पर साइन किया गया था और राजघाट की जो ट्रीटी है उस पर भी हस्ताक्षर किया गया था। युद्ध का नतीजा ये निकलता है कि मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से ये ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाते हैं और ई वाला पहले की तरह ही है। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है, जो गलत इन्फॉर्मेशन है वही आपको सेलेक्ट करनी है। और आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि इसमें जो डी वाला है वो साफ साफ झूठ बोल रहा है और बाकी सब तो सही है। ये जो यहाँ 3 स्टेटमेंट है इनको भी आप दिमाग में रखिएगा। डी वाला अच्छा गलत क्यों है, तो वो गलत इसलिए है क्योंकि जब युद्ध का नतीजा निकलता है तो उसमें हम देखते हैं कि मध्य भारत का बहुत बड़ा पार्ट जो कि मराठों के नियंत्रण में था अब वो ब्रिटिशों के हाथ में चला जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो डी वाला इसमें एकमात्र गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, मतलब पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बारे में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, ई वाला यहाँ छिपा हुआ था, अब सामने आ गया। देखिए, अंग्रेजों ने दक्षिण के कई क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया जिसमें कि बिदानूर, कैनार, इसके अलावा सेरा, कैनरा भी इसको कहा जाता था, सेरा, मालाबार, सुंडा, ये सब जो क्षेत्र हैं नाम दिया है यहाँ वो सब शामिल थे। अंग्रेजों ने मराठों, यहाँ देखिएगा, अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मैसूर पर युद्ध की घोषणा की। मतलब उन्होंने क्या किया, मराठों और हैदराबाद के निजाम को साथ में मिलाया और फिर एक संयुक्त सेना इकट्ठी करके ये जो मैसूर साम्राज्य था इस पर धावा बोले। इसके बाद ये कहा गया कि हैदर अली की जो कुशल कूटनीति थी उसके कारण मराठों और निजाम को उसने अपने पक्ष में कर लिया, यानी अपने फेवर में कर लिया और युद्ध बिना किसी निष्कर्ष के 1.5 साल तक चलता रहा। अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। यहाँ बात हो रही है पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में और इसका अगर आप देखें जो 12वां क्वेश्चन है, ए वाला ही गलत है, पहला वाला। अंग्रेजों ने दक्षिण के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, ये वाला। यहाँ होना चाहिए कि हैदर अली ने दक्षिण के कई जो भूभाग थे उन पर हमला किया और अधिकार कर लिया, जिसमें कि बिदानूर, कैनरा, सेरा, मालाबार, सुंडा ये सब शामिल थे। तो यहाँ अंग्रेजों का नाम दे रखा है, बाकी सभी सही है इसमें। और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, इसकी जो तारीख है वो 1767 से स्टार्ट होता है और ये 1769 तक चलता है। खिंचता है लंबा, लगभग 1.5 साल तक खिंचता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। और यहाँ देखा जाए स्पष्ट रूप से तो मैसूर साम्राज्य भारी पड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, जो मैसूर साम्राज्य था ये अंग्रेजों की नाक में दम किया रहता था। कुछ ऐसे शासक थे जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं आते थे, जैसे कि मराठे, और ये जो हैदर अली का साम्राज्य था और टीपू सुल्तान का, ये सब फ्रांसीसियों के फेवर में रहते थे। मतलब मैसूर साम्राज्य फ्रांसीसियों से मदद मांगने के लिए चला गया और उसके बाद फ्रांसीसियों को भी ये लगता है कि भारत में घुसने का एक और गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे सामने है और उनके पीठ पीछे ये घुसना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की जो सहायक संधि है वो यहाँ आड़े आ जाती। फिलहाल आगे चलते हैं, इसका ए वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। बक्सर की लड़ाई के परिणामों के बारे में यहाँ पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। अब यहाँ पे जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। देखिए, पहले वाले में कहा जा रहा है कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय 22 अक्टूबर 1763 को युद्ध हार गए थे। आप जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई जो है वो 3 सेनाओं ने मिलकर लड़ी थी और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ इनका युद्ध था और तीनों मिलकर हार जाते हैं। तो डेट यहाँ दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बंगाल के नवाब मीर जाफर ने मिदनापुर और चटगांव में अपनी सेना के रखरखाव के लिए अंग्रेजों को उसे सौंप दिया था और बंगाल में नमक पर 2% जो शुल्क था उसको छोड़कर अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की भी परमिशन प्राप्त हो गई थी। और हेक्टर मुनरो ने इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ एक राजनीतिक समझौता किया था। ये कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है और ई वाला पहले की तरह ही है। इसमें से आपको सही चुनना है और इसका अगर देखा जाए तो एकमात्र जो सी वाला है वही सही है और बाकी जितने हैं वो सब गलत हैं। बंगाल में नमक पर 2% जो टैक्स लगता था उसको छोड़कर, मतलब वो एकमात्र था जो कि देना था, बाकी जितने भी टैक्स यहाँ होते थे वो सब अंग्रेजों को नहीं देने पड़ते थे। ये बक्सर के युद्ध का उन्हें एक बहुत अच्छा फायदा मिलता है और एक तरह से अब उनका रास्ता रोकने वाला कोई बचा नहीं था। बाकी सभी गलत है। देखिए, यहाँ डेट गलत दी है। जो बक्सर की लड़ाई होती है उसमें 22 अक्टूबर 1764 को, यहाँ जो डेट होगी वो 64 की होगी, जिसमें कि ये तीनों जो संयुक्त सेना लेकर लड़ रहे थे ये हार जाते हैं। और बंगाल के नवाब मीर जाफर ने मिदनापुर, बर्दवान, चटगांव
इसको अपनी सेना की रख रखाव के लिए अंग्रेजों को सौंप दिया। मतलब यहाँ पे जैसे ही बंगाल वाला क्षेत्र इनके कब्जे में आता है अंग्रेजों के, वैसे ही वहाँ पे मीर जाफर को कठपुतली नवाब की हैसियत से बैठा दिया जाता है। और बंगाल में नमक पर जो 2% कर था, ये वाला सही स्टेटमेंट है। जबकि इलाहाबाद की संधि जो होती है वो रॉबर्ट क्लाइव और जो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे और शुजाउद्दौला अवध का जो नवाब था उसके बीच में होती है, अकबर के किले में होती है। इस प्रकार से हमने देखा और उसकी जो डेट है वो 1765 की है। तो इसका सी वाला एकमात्र सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेगा, प्लासी का युद्ध। कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लासी का युद्ध उसमें सबसे शुरुआती युद्ध था और इसके बारे में जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो प्लासी की लड़ाई कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के किनारे 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। डेट दिया हुआ है, नदी का नाम भी याद रखिएगा। उसके बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजी किले पर हमला कर दिया था और उसका अधिग्रहण कर लिया था, मतलब उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचने के बाद या साजिश रचने की एवज में पुरस्कार के तौर पर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। चिंसुरा की लड़ाई जो थी उसमें डच और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में 25 नवंबर 1758 को युद्ध होता है। अब आप ये बताइए कि ये जो प्लासी के युद्ध के बारे में या उसके आसपास की घटनाओं के बारे में सूचना दी हुई है, इसमें से गलत कौन सा है? प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं, देखिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो एकमात्र डी वाली है। इसमें डेट गलत दी है। चिंसुरा का युद्ध या इसको कहा जाता है वेदरा का युद्ध, जो कि डचों और अंग्रेजों के बीच में होता है और ये 1759 की तारीख है, जबकि यहाँ 1758 दे रखा है। और ये भी निर्णायक युद्ध था, मतलब प्लासी के जस्ट बाद इसी का जिक्र आता है। मतलब यहाँ ये फैसला हो जाता है कि डचों और अंग्रेजों में से रूल कौन करेगा। डच यहाँ से पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। उसके बाद होता है वांडीवाश 1760 में और वहाँ फ्रांसीसियों को धूल चटा देते हैं अंग्रेज। इस प्रकार से अंग्रेज जो है वो यूरोपियों से तो निपट लेते हैं। अब बचता है बक्सर वाला, तो वहाँ पे जो यहाँ की लोकल शक्तियाँ थी उनको भी ये पराजित करके अपना अखंड साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसमें डेट गलत दी है, वहाँ 1759 होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। अब यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट जो है, जब बक्सर का युद्ध संपन्न हो जाता है और उसके बाद इलाहाबाद की संधि भी हो जाती है, तो इस प्रकार से पूरा साम्राज्य इनके मुट्ठी में आ जाता है। छोटा मोटा जो क्षेत्र है वो बचा रहता है। तो ये अपना शासन स्थापित करने की पूरी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट से सब कुछ रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। समय समय पर इसी जो एक्ट है, मतलब अधिनियम होता है, इसमें संशोधन किए जाते हैं, इसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो उसी में से एक एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट और उसी के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, इसमें कहा गया कि इसके बारे में गलत स्टेटमेंट जो है उसको चूज करिएगा। तो पिट्स इंडिया अधिनियम जो है वो 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसी का दूसरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 और हम लोग शॉर्टकट में इसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद कंपनी का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता था, मतलब इस अधिनियम का प्रावधान जो था उसी के थ्रू। और ब्रिटिश सरकार जो थी उसका जो प्रतिनिधित्व था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी इसी के थ्रू। और बंगाल और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसियाँ थी वो यहाँ अगर देखा जाए, माफ़ कीजिएगा, मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसियाँ थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो जाती। मतलब बंगाल सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी या सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर उभरता है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट दे रखे। आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट को ध्यान में रखकर इसमें बताना है। और इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें मतलब उत्तर के हिसाब से सही कौन सा है? बी वाला। और यही स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि हमें गलत चाहिए था। बाकी सभी जितने दिए हैं वो सही है। देखिए, कंपनी का जो प्रतिनिधित्व था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था और ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिनिधित्व था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता था। तो दोनों में यहाँ हेर फेर कर दिया है और इसीलिए ये गलत हो गया है। तो यही हमारा आंसर है। बाकी सभी जो सही इन्फॉर्मेशन है उनको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इससे गवर्नर जनरल को काफ़ी पावर मिलती है और जो बंगाल का गवर्नर था वो काफ़ी यहाँ मजबूत हो जाता है और समय समय पर उसकी मजबूती को और बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। बकाश्त आंदोलन, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध और बसीन की संधि, ये 3 घटनाएं हैं, 3 अलग अलग इवेंट्स हैं। इनके बारे में जो डेट है, ये किस तारीख पर हुए हैं, वो डेट आपको इसमें से चुननी है। पेयर वाइज दिया हुआ है, बताइए कौन सा पेयर सही होगा। और इस 16वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये सब फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न या तो आते हैं तो हो जाते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं होते हैं। डी वाला हो जाएगा। मतलब 1936 की जो डेट थी उसमें बकाश्त आंदोलन होता है। 1799 की जो तारीख है उसमें 4th आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और बसीन की संधि जो है वो 1802 में होती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो सी वाला, माफ कीजिएगा, डी वाला जो है इसका परफेक्ट है। यहाँ ई वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। लॉर्ड विलिंगटन ने कितने वर्षों तक वायसराय के रूप में शासन किया? वो जितने भी साल तक करता है वो समय आपको बताना है। और लॉर्ड इरविन ने कितने वर्षों तक वायसराय के रूप में शासन किया? दोनों का कार्यकाल कितना लंबा था ये पूछ रहा है इसमें, तो देखकर बताइए। इसमें दिया हुआ है 5 और 7, इसके अलावा 6 और 5, 5 और 4, 6 और 6। और इसका अगर देखा जाए तो ई वाला हो जाएगा। इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कि हम एकदम से चुन लें। देखिए, लॉर्ड विलिंगटन का जो समय है वो 1931 से स्टार्ट होता है और 1936 तक चलता है।
गिनकर देखिएगा कितना साल होगा। और लॉर्ड इरविन का जो समय है वो 1926 से स्टार्ट होता है, 26 से शुरू होता है और ये 1931 तक जो गांधी इरविन समझौता है वहां तक चलता है। तो इसमें कोई भी पेयर आपको लग रहा है कि मैच करेगा? नहीं कर रहा है, और इसीलिए हमें ई वाले को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा कब की थी? तो यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे आपको डेट बतानी है। और उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला कब पेश किया था? कांग्रेस भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसकी डेट आपको बतानी है। यहाँ दोनों तारीखें दी हुई हैं पेयर में, तो 1929 है, 42 है, इसके अलावा 28, 44 है, 29, 44 है, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि 1929 और 1944 ये वाली जो डेट है, दीपावली घोषणा की तारीख 1929 थी और ये एकदम बेकार घोषणा थी। और 1944 में ये जो CR फार्मूला है ये पेश किया जाता है और इसको कांग्रेस या जितने भी राष्ट्रवादी नेता होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये मध्यम मार्ग निकालने का प्रयास करते हैं, मतलब विभाजन की स्थिति को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा गया कि बेवेल प्लान कब शुरू किया गया था, वो तारीख बताइए। और बर्मा का भारत से पृथक्करण कब होता है? इससे पहले बर्मा भारत का हिस्सा था, बर्मा यानी म्यांमार, तो उसका जो अलगाव है, मतलब यहाँ पे भारत से अलग होने की क्रिया है, वो कब होती? डेट दी हुई है 1944 और 1936, 1942 और 35, 42 और 38 और 44 और 37। इसमें से कौन सा पेयर होगा? बेवेल प्लान की डेट आपको बतानी है और बर्मा भारत से अलग हो गया, तो यहाँ पर 1942 में आता है बेवेल प्लान। ये एक क्रम से चलते रहते हैं, कुछ प्रस्ताव हमारी ओर से आते हैं, कुछ प्रस्ताव ब्रिटिशों की ओर से आते हैं कि संविधान आखिर बने तो बने कैसे, लेकिन अंग्रेज अंत में जब अपनी मन वाली कर लेते हैं तभी यहाँ से जाते हैं। तो बेवेल घोषणा जो है वो कब होती है? 1942 में होती है और बर्मा का भारत से पृथक्करण होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 वाला, उसी के थ्रू। तो ये डेट इसमें सही है, बी वाले को हमने चुना। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को आप देख रहे हैं, इसमें फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम दिया हुआ है, उसकी डेट दी है 1917। चंपारण सत्याग्रह का जो स्टार्टिंग होता है, लॉन्च होता है, वो 1918 में होता है, ये दिया हुआ है ऐसे। और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है उसकी डेट दी है 1917। सत्याग्रह एट अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था वो 1918 का है, मतलब अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात की जा रही है, वहाँ भी तो गांधी जी ने सत्याग्रह ही किया था। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है? प्रश्न आप देख रहे हैं। और इस 20वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें सही हमें खोजना था और एकमात्र जो डी वाला है वही सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है? ये 1916 में होती है। पहले ये अहमदाबाद वाले क्षेत्र में रहता है, लेकिन बाद में इसको साबरमती नदी के तट पर शिफ्ट कर दिया जाता है और तब जाकर इसका जो नाम है वो साबरमती आश्रम पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो डेट है वो 1916 है। चंपारण की शुरुआत होती है 1916 में, ये भी 16 वाला ही है। और आप देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 का है, यहाँ दिया हुआ है 17। ये वाली डेट एकमात्र सही थी, तो इसको हमने टिक किया है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी वो आपको बताना है, मतलब डेट और वेन्यू बताइए। और वेद समाज के सबसे प्रमुख नेता कौन थे, उनका भी नाम बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं आप 1864 काकीनाडा और चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू का नाम दिया है, अच्छा नाम है। इसके बाद 1865 काकीनाडा और कंदुकुरी वीर सलिंगम का नाम दिया हुआ है। 1864 है मद्रास है और चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू है। इस प्रकार से ये पेयर दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको बताना है। तो वेद समाज के बारे में अगर आप देखें तो इसकी स्थापना 1864 में होती है, 1864 की तारीख थी। और वेन्यू कौन सा था? ये मद्रास में स्थापित होता है। चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू इसके सबसे मेन लीडर थे। तो इसमें कौन सा पेयर आपका सही होगा? ये वाला एकदम परफेक्ट है, सी वाले को चुन लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, वो सन आपको बताना है। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ स्टार्टिंग की बात की जा रही है। स्टार्ट कब होता है वो तो लंबा खिंचता है, मतलब शुरू होता है तो उसके बाद खिलाफत का पूरा एक दौर चलता है जो कि असहयोग के पैरेलल रहता है। अब इसमें से चुनिए जो पेयर सही दिया हो। और 22 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 1861 की तारीख है, यहाँ आप देख रहे हैं 1861 ये रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की तारीख है। और 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। 1919 से ही बातें स्टार्ट होती हैं, मतलब गांधी जी का इसमें सपोर्ट रोल आ जाता है। उसके बाद अधिवेशन वगैरह होने लगते हैं, कमेटी वगैरह गठित होती है। लेकिन इसके एक्टिव होने की तारीख यहाँ पूछा है तो वो 1920 है, मतलब ये असली सक्रियता में आता है 1920 में, ये यहाँ कहने का मतलब। इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकेंड और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के बारे में इसमें से आपको जो सही पेयर है वो चुनिए, मतलब तारीखें दे रखी है कि कब से कब तक रूल किया। और इसमें देख लीजिएगा, देखिए आप जानते हैं कि लॉर्ड मिंटो सेकेंड जो है ये करजन के ठीक बाद आता है, मतलब करजन जो है वो अपना पूरा पूर्णाहुति करके जाते हैं 1905 में बंग भंग करके। और उसके बाद मिंटो सेकेंड का समय आता है, तो जो मरले मिंटो सुधार आप 1909 वाला देखते हैं वो इसी के द्वारा, मतलब इसी के सौजन्य से आता है इस प्रकार से। और चेम्सफोर्ड वाला जो समय है उसे भी आप 1919 के आसपास देख सकते हैं, मतलब माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार उस समय वही रहता है। तो इसमें से कौन सा पेयर होगा?
और 23वें का करेक्ट आंसर इसमें से डी होना चाहिए एकदम स्पष्ट तौर पे। 1905 में आता है लॉर्ड मिंटो सेकेंड और ये रहता है 1910 तक। और दिल्ली दरबार का जब टाइम आता है तो ये रवाना हो जाता है, उस समय ये नहीं रहता है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो टाइम है वो 1916 से स्टार्ट होता है और 1921 तक रहता है। इसके समय में वही जो महत्वपूर्ण घटना है जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है और इसके अलावा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वगैरह है, ये सब आते हैं। तो डी वाले को हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, वो डेट बताइए। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए सैंडलर आयोग या सैंडलर कमीशन की अपॉइंटमेंट कब की गई थी, वो डेट बताइए। अपॉइंट करना एक बात होती है और रिपोर्ट देना दूसरी बात होती है। तो प्रश्न को ध्यान से देखना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि नियुक्ति कब की गई थी। तो तारीखें दे रखी हैं यहाँ पे 1919 और 1918 है। इसके अलावा 18 और 17 है, 18, 19 है, 19 और 17 है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। और 24 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसमें बी वाला परफेक्ट है। खेड़ा सत्याग्रह की डेट अभी अभी आपने पीछे देखी है 1918 और सैंडलर कमीशन की जो नियुक्ति है वो 1917 की है। अगर इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आएगा तो जो सैंडलर कमीशन है वो पहले रहेगा और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो बाद में रहेगा, कभी कभी आता है। इसके बाद बी वाले को चुनने के बाद आगे चलते हैं। 25 को देख लीजिए। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था, वो तारीख बताइए। और महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की जो संधि होती है, अंग्रेजों की संधि होती है, तो वो कब है, मतलब उसकी डेट बताइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 नंबर का क्वेश्चन और इसका ई वाला हो जाएगा। इसमें कोई भी डेट सही नहीं दी है। जैसे आप देख रहे हैं 1805, 1806 दिया है, कोई पेयर मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमें ई को चुनना पड़ रहा है। सही तारीख क्या है, तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है वो 1806 में होता है। अब यहाँ 1806 दिया तो है लेकिन साइड में इधर वाले में दिया है, तो क्रम गड़बड़ हो जा रहा है। कुल मिलाकर वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है वो 1806 में होता है और अमृतसर की संधि की जो तारीख है वो 1809 है। तो इसी हिसाब से हमें पेयर चाहिए था, कोई नहीं मिला तो हमने ई को चुन लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 47वीं जो नेटिव इन्फेंट्री यूनिट थी उसका विद्रोह कब हुआ था, ये आपको बताना है। और ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, वो वेन्यू भी आपको बताना है, डेट प्लस स्थान का नाम। तो इसमें देखिएगा 1825 ये दिया है और उसके बाद 1824 और बंगाल दिया है। 1824, 1826 और मद्रास, और ऐसे ही दो विकल्प और हैं, असम और बंगाल के बारे में उसमें स्थान दे रखा है। बताइए कौन सा पेयर सही होगा। और 26 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ई वाला हो जाएगा। इसमें भी फिर हमें कुछ काम का नहीं मिला, सब एक साथ नहीं है और इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो कुछ नहीं चुना तो ई वाले को ले लिया। कुछ ना कुछ तो इसमें सेलेक्ट करना ही है, मतलब कोई ना कोई गोला तो आपको काला करना ही पड़ेगा, तो ई वाले को काला कर दीजिए। देखिए 47वीं जो नेटिव इन्फेंट्री यूनिट है उसका विद्रोह होता है 1824 में। इसकी जो डेट है ना वो 1824 है। और ग्रेनेडियर कंपनी का जो विद्रोह होता है वो 1825 में होता है, जस्ट अगले साल, ये देख रहे हैं। और वेन्यू कौन सा था, तो ये असम में होता है। अब यहाँ मिला लीजिए कि कोई भी तीनों एक साथ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए हमें ई का चयन करना पड़ रहा है। 27 की ओर चलते हैं। देखिए शोलापुर विद्रोह जो है वो कब शुरू हुआ था। शोलापुर कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। तो कब शुरू हुआ था उसकी डेट आपको बतानी है। और 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह है वो कब स्टार्ट होता है। ये जो सैन्य विद्रोह है इन पर भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ दोनों की डेट देखिएगा, 1833, 1844 है, 34 और 42 है, 35 और 43 है, 35 और 44 है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ई वाला भी यहाँ मौजूद है, उसको भी याद रखिएगा, मुसीबत के वक्त में काम देता है। और 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, ऊपर वाला ही मिल गया, ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। शोलापुर का विद्रोह जो है उसकी डेट अगर देखी जाए तो वो 1833 है और जो 34वीं इन्फेंट्री का यहाँ विद्रोह होता है वो 1844 का है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 वाला, उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से संबंधित नहीं है। मतलब 3 जो है इसमें दिए ऑप्शन है वो भील विद्रोह से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये सक्रिय था, लेकिन एक इससे अलग है। तो खानदेश का नाम दिया है, मालवा है, पश्चिमी घाट है और दक्षिणी राजस्थान है। आप बताइए कि भील रिवॉल्ट से कनेक्शन किसका नहीं है, मतलब कौन से प्लेस का नहीं। तो इसे अगर आप देखेंगे तो इसका ई वाला हो जाएगा। ई का मतलब ये है कि इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा वाला ऑप्शन हमने चुना है। असल बात यह है कि भील विद्रोह काफ़ी बड़े क्षेत्र में सक्रिय था। उसमें खानदेश वाला पूरा इलाका आता था, धार वाला इलाका आता था, मालवा पूरा शामिल था, पश्चिमी घाट प्रभावित हो गया था इससे, दक्षिणी राजस्थान तक ये फैल गया था। मतलब जहाँ जहाँ भीलों की जनजाति थी वहाँ वहाँ ये पूरा फैल गया था। काफ़ी व्यापक विद्रोह था और अंग्रेज़ों को इसे दबाने में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इसमें से जितने भी विकल्प दिए हैं उन सभी जगह पे ये सक्रिय था, तो हमें कोई विकल्प ही चुनने के लिए नहीं मिल रहा था, तो ई वाले को चुन लिया। इसके बाद 29 को देखिए। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र चुआर विद्रोह से संबंधित है और कौन सा इसमें से जो महत्वपूर्ण नेताओं का नाम दिया है उसमें से कौन सा नेता चुआर विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब जो जुड़ा हुआ ना हो उसका नाम आपको चुनना है। तो बताइए इसमें से पेयर कौन सा होगा। सिंहभूम और दुर्जन सिंह का नाम दिया है, हजारीबाग और इसके अलावा शाह गंजाम का नाम दिया है, और मिदनापुर और करमशाह है, इसके अलावा कूच बिहार और माधव सिंह है। ई वाला ऑप्शन पहले की तरह है, तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो मिदनापुर और करमशाह देख रहे हैं ये वाला, ठीक है।
मिदनापुर वाला जो क्षेत्र था ये चुआर विद्रोह से जुड़ा हुआ है और इसमें जो प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था या इसे उठाकर खड़ा किया था उसमें श्याम गंजन का नाम आता है, दुर्जन सिंह का नाम आता है, माधव सिंह का नाम आता है। लेकिन करम शाह और टीपू ये पागलपंथी विद्रोह जो था उससे जुड़े हुए थे। इसके बाद आगे चलते हैं, सी वाले को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फरायजी विद्रोह के बारे में इसमें से आपको जो सही विकल्प है उसका चयन करना है, मतलब उसकी डेट बतानी है और फरायजी विद्रोह शुरू कहाँ पर हुआ था ये भी बताना है साथ में। तो यहाँ डेट दी हुई है 1839 से लेकर 57 तक और पूर्वी बंगाल में फरीदपुर नाम का जो क्षेत्र था वहाँ पर, या फिर 1838 से लेकर 57 और पूर्वी बंगाल का फरीदपुर, या फिर 1835 से लेकर 57 और पश्चिमी बंगाल में फरीदपुर। इसी प्रकार से एक और दिया है, तो इसमें से कौन सा होगा। एक्चुअली फरीदपुर है कहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए, वो पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में चला गया या पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसे अगर आप देखेंगे तो फरायजी विद्रोह का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला सही होता है। इसमें पेयर जो दिया है ना बी वाला परफेक्ट है, मतलब 1838 से ये शुरू होता है और 1857 तक चलता है फरायजी आंदोलन। पूर्वी बंगाल यानी जो अब बांग्लादेश बन गया है, पहले पूर्वी पाकिस्तान बना था और उसके बाद बांग्लादेश के रूप में आज़ाद हुआ, वहाँ पे जो फरीदपुर नाम का क्षेत्र था वहाँ से ये स्टार्ट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नारकेल बेलिया विद्रोह कब शुरू हुआ था वो डेट आपको बतानी है। नारकेल कहा जाता है नारियल को, तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। नारकेल बेलिया विद्रोह एक था, मतलब ये किस प्रकार का विद्रोह था ये भी आपको बताना है। तो नीचे डेट दी है 1832 और ये एक ट्राइबल मूवमेंट था यानी आदिवासी आंदोलन था, या फिर 1833 और सिपाही म्यूटनी था यानी सैनिक विद्रोह था, या 1834 और ट्राइबल रिवॉल्ट था, या फिर पीजेंट का मूवमेंट था, मतलब जो इसमें कृषक आंदोलन होता है उसके तौर पर इसे देखा जाए। बताइए इसमें से क्या था। और 31 का डी वाला ही सही है, ये किसान आंदोलन था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पीजेंट मूवमेंट था और 1831 की जो डेट है वो इसके लिए परफेक्ट है। बताइए कि इसमें मामला क्या था, ये जो नारकेल बेलिया विद्रोह था इसका असल मैटर क्या था, ये आपको जरा सा आंसर देना है। इसके बाद आगे चलते हैं, डी वाले को हमने चुन लिया। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है, और पहाड़िया विद्रोह शुरू कब हुआ था वो भी आपको बताना है। तो इसमें स्थान का नाम और डेट बतानी है, देख लीजिए। राजमहल की पहाड़ियाँ और 1774, गारो की पहाड़ी क्षेत्र या 1786, मतलब ये पेयर में दिया हुआ है। राजमहल की पहाड़ियाँ और 1778, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र और 1779, 1779। अब इसमें से चुनिएगा, यहाँ पर कब शुरू हुआ और कहाँ से संबंधित है, दोनों चीज़ें देखनी थी। और 32 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि राजमहल की पहाड़ियाँ और 1778 वाला जो पेयर है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हो और मुंडा विद्रोह से संबंधित है। तो 1820 से लेकर 1822 तक, उसके बाद 1824 से लेकर 1830 तक, रेंज दी हुई है 1833 से 38 और 1899 से 1900। बताइए इसमें से पेयर कौन सा होगा, और ई वाला ऑप्शन पहले की तरह मौजूद है। तो इसे अगर देखा जाए तो इसमें ई वाले को ही चुनने में बुद्धिमानी है, क्योंकि कुछ भी सही नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसे कि हम चुन सके। हो और मुंडा विद्रोह ये कई स्टेप में चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें से हम किसी एक को चुन लें और काम बन जाए। देखिए 1820 से लेकर 1822 ये एक स्टेप है इनका। उसके बाद 1831 से लेकर देखा जाए इसमें तो 1837 तक चलता है। उसके बाद 1899 से सन 1900 तक का। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं बचता है जिसे कि हम इसमें चुन सकें, और इसीलिए हमने ई वाले को चुना है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 34। इसमें ये कहा गया कि 37वीं जो नेटिव इन्फेंट्री का रिवोल्ट था या विद्रोह था वो कब शुरू होता है, डेट बताइए। और 66वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसका विद्रोह कब शुरू होता है वो भी आपको बताना है। तो दोनों की तारीखें नीचे पेयर में दी हुई हैं, 1852 और 1850 है। 50 और 54 दिया हुआ है, इसके अलावा 54 और 50 है, 50 और 52 है। बताइए इसमें से कौन सा पेयर होगा। तो आप जानते हैं कि जो 66वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसका जो रिवॉल्ट या उसकी जो म्यूटनी है वो होती है 1850 में, और 37वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसका होता है 1852 में। तो इसमें जो पेयर है वो ऊपर वाला ही सही है, मतलब पहले वाले को चुन लेते हैं, ए वाला इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 में ये कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में पागलपंथी विद्रोह शुरू हुआ था, उस जिले का नाम आपको बताना है। और पागलपंथी विद्रोह ये एक था, मतलब क्या था ये बताना है आपको, किस प्रकार का विद्रोह था। तो इसमें देख कर बताइए। ये उस समय की बात है जब बिहार जो था वो बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इसको बंगाल से बाद में अलग किया गया, जो दिल्ली दरबार की घोषणाएं थी उसमें इसको अलग किया जाता है। यहाँ उससे पहले की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ बंगाल और बिहार क्षेत्र आपस में जो इनमें वैरी करने की बात है वो दिखाई दे रही है। तो देखिए मिदनापुर जिला और नागरिक विद्रोह है, फरीदपुर जिला और किसान आंदोलन है, मिदनापुर जिला। और इसके बाद देखिए इसमें जो अंग्रेजी वर्जन है उसमें कुछ करेक्ट भी कर दिया है, तो जो अंग्रेजी वर्जन है उसी की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है ना इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, तो बंगाल ही आप समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार का क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित तो नहीं हुआ था, ये पहले से ही एक में घुला मिला था, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें बंगाल वाला जो क्षेत्र था वो स्पष्ट था, तो ये बंगाल वाला हिस्सा है, पूर्वी बंगाल का हिस्सा है।
यहाँ अंग्रेजी वर्जन सही है, हिंदी वाले को जाने दीजिए। देखिए, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और सिविल अपराइजिंग था, ये नागरिक विद्रोह था, या फिर फरीदपुर जिला था, किसान आंदोलन था, मिदनापुर जिला था या आदिवासी विद्रोह था। इसमें इस प्रकार से पेयर दिए, तो बताइए कौन सा होगा। देखिए, पागलपंथी विद्रोह जो करमशाह और टीपू वाला है, अभी पीछे हमने इसी के बारे में एक क्वेश्चन हल किया है। ये एक किसान आंदोलन था, मतलब एक पीजेंट मूवमेंट था, और मैमन सिंह जिला जो बंगाल का है वहां पे ये सक्रिय था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा, मैमन सिंह डिस्ट्रिक्ट एंड पीजेंट मूवमेंट। डी वाले को चुनते हैं और यहाँ बिहार की जगह पे बंगाल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नेता पाइक विद्रोह से संबंधित नहीं है। जो ना हो उसका नाम चुनना है, और पाइक विद्रोह शुरू कहाँ पर हुआ था वो स्थान आपको बताना है। तो बख्शी जगत बंधु विद्याधर और बंगाल दिया है, गोमधर कुंवर और उड़ीसा दिया हुआ है, इसके अलावा मुकुंद देव और असम है, दीन बंधु संतरा और बिहार है। इसमें से आपको कौन सा पेयर चुनना चाहिए। तो देखिए 36 का बी वाला ही परफेक्ट है, मतलब पाइक विद्रोह का जो समय है, यहाँ पहले बी वाले को चुन लेते हैं, ये वाला हमने चुना है। पाइक विद्रोह का जो टाइम है वो 1817 का है, इसकी डेट भी याद रखिएगा। इसमें शामिल होने वाले और क्षेत्र कौन सा है, तो उड़ीसा है, आप जानते ही हैं। बख्शी जगत बंधु विद्याधर, मुकुंद देव और दीन बंधु संतरा, ये 3 इसमें मेन लीडर थे, लेकिन इसमें कहीं भी गोमधर कुंवर का नाम नहीं आता है, तो इसीलिए हम इन्हें चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, सामंतवादी विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था वो वेन्यू आपको बताना है, और निम्नलिखित में से प्रमुख विद्रोहियों में से कौन सा सामंतवादी विद्रोह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ भी वही उसी तरीके का प्रश्न है, आपको स्थान का नाम बताना है और जो व्यक्ति इस विद्रोह से जुड़ा हुआ न हो उसका नाम चुनना है। नीचे विकल्प दिया है ईस्टर्न कोंकण कोस्ट और फोंड सावंत, यानी पूर्वी कोंकण तट और फोंड सावंत, वेस्टर्न कोंकण कोस्ट और दाजी लक्ष्मण, ये नाम है। इसके अलावा नॉर्दर्न कोंकण कोस्ट और बुद्धू भगत, और साउदर्न कोंकण कोस्ट और सुबना निकम या सुवाना निकम इनका नाम था। तो आप इसमें से चुनिएगा। और 37 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो उत्तरी कोंकण तट और बुद्धो भगत का नाम दिया है ये इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब सामंतवादी विद्रोह का जो क्षेत्र था वो नॉर्दर्न कोंकण कोस्ट था, यानी उत्तरी कोंकण तट था, और बुद्धो भगत इससे जुड़े हुए नहीं थे। बाकी जितने नाम आप देख रहे हैं वो इससे संबंधित हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। फोंड सावंत, सुवाना निकम और दाजी लक्ष्मण, ये इसके प्रमुख विद्रोही नेताओं में देखे जाते थे। इसके बाद 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ न्यूज़पेपर्स हैं और दूसरी तरफ उसके फाउंडर्स हैं। तो बंगाल गजट को फाउंड करने वाले, मतलब उसकी फाउंडेशन रखने वाले जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। संवाद कौमुदी के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। मिरातुल अखबार के भी संपादक वही थे, और हिंदू पैट्रियट के जो संपादक थे वो द्वारकानाथ टैगोर थे, ऐसा दिया हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें से विषम कौन सा है। अब विषम वही होगा जो गलत होगा, यहाँ पे ऑड उसी आधार पे चुनेंगे जो गलत हो। तो इसमें बताना है आपको कि गलत कौन सा है। और इसका डी वाला गलत है। इसमें आप देख रहे हैं कि हिंदू पैट्रियट का द्वारकानाथ टैगोर दिया है, जबकि हिंदू पैट्रियट के गिरीश चंद्र घोष थे। बाकी जितना है वो एकदम परफेक्ट है। तो डी वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कहा गया कि एक तरफ वर्ष दिया है और दूसरी तरफ अध्यक्ष का नाम दिया है। बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस की। अब इसमें आपको ये बताना है कि ऑड कौन सा है, यानी एक जो इसमें सेशन का दिया हुआ है वो गलत है, और कौन सा गलत है ये चुनना है। बताइए। तो इसका अगर देखा जाए तो डी वाला हो जाएगा। मतलब इसमें जितने भी पेयर है उन्हें आप देख रहे हैं। 1898 में डी वाले को पहले चुन लीजिए। देखिए यहाँ पे 1930 का जो सेशन है उसमें दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, जबकि 1929 का जो लाहौर सेशन होता है या लाहौर अधिवेशन होता है वहां पे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, और पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है, पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया जाता है, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर घोषित किया जाता है। इतने सारे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। तो वो 1929 की डेट थे, और यहाँ पर गलत दिया है। बाकी सभी सही है। आनंद मोहन बोस वाला 1898 का है, सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी सही है। लाल मोहन घोष का भी सही है। 1930 में कोई सेशन ही नहीं होता है, कांग्रेस का कोई सेशन हेल्ड नहीं किया जाता है, तो ये खाली वर्ष रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। द डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट कब और कहाँ शुरू किया गया था, वो डेट आपको बतानी है, वेन्यू बताना है। और नादर महाजन संगम, इसका गठन कब किया गया था वो तारीख बतानी। तो यहाँ पर पेयर दिया हुआ है 1924 और महाराष्ट्र क्षेत्र था, और 1910 की तारीख। फिर 1927, 1912 और तमिलनाडु क्षेत्र इस प्रकार से दिया है। बंगाल तमिलनाडु में घूम रहा है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। और इसे आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला ही है, 1924 महाराष्ट्र और 1910 मतलब 1910। द डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट ये 1924 में महाराष्ट्र में गठित होता है, और नादर महाजन संगम जो है इसका गठन जो है वो 1910 में किया जाता है। जरा बताइएगा कि इन दोनों के संस्थापक कौन थे, मतलब किसने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद आगे चलते हैं। ए वाले को हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 41, जाति निर्धारणी सभा की स्थापना कब की गई थी और माहिष्य समिति की स्थापना कब की गई थी,
ये कैवरतास आंदोलन के दौरान का जो मूवमेंट है उसी के आधार पर कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें डेट आपको बतानी है। पेयर दिया है इसमें 1898 है और 1902 है। उसके अलावा 97 और 1901 है, 1898 और 1903 है और 1897 और 1902 है। इसमें से कौन सा पेयर चुनना चाहिए? और देखिए 41 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि यहाँ पे 1897 और 1901 वाला जो है, मतलब जाति निर्धारिणी सभा की जो एस्टेब्लिशमेंट है या उसकी फाउंडेशन रखी जाती है 1897 में और माहिष्य समिति की स्थापना होती है 1901 में। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है यहाँ पे, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सामंतवादी विद्रोह की जो डेट है, मतलब रेंज दिया हुआ है, वो है 1844 से लेकर 1859। पाइक विद्रोह की जो तारीख है वो 1817 है। पागलपंथी विद्रोह ये 1825 से लेकर 35 तक खिंचता है 10 साल के लिए। चुआर विद्रोह जो है ये 2 स्टेप में चलता है, इसके स्टेप दिए हुए हैं, मतलब 1766 से लेकर 1772, फिर 1795 से लेकर 1816। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, देख लीजिए और बताइए। और 42 का जो करेक्ट आंसर है वो ई हो जाएगा। इसमें भी कुछ भी सही ढंग से चुनने लायक नहीं था, तो हमें ई को चुनना पड़ रहा है। देखिए सामंतवादी विद्रोह जो है वो 1844 से लेकर 1859 तक चलता है, सही है, ये वाला एकदम परफेक्ट है। और पाइक विद्रोह को अगर आप देखेंगे तो उसकी जो डेट है वो 1817 है, वो भी सही है। पागलपंथी विद्रोह को आप देखेंगे तो 1825 से लेकर 35, वो भी सही है। और चुआर विद्रोह की जो तारीख है वो 66 से लेकर 72 और उसके बाद 95 से लेकर 1816 तक, वो भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? और गलत जब कोई नहीं है तो इसमें जो ई वाला ऑप्शन है उसी को चुनने में बुद्धिमानी है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से संबंधित नहीं था और कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ये 2 चीजें आपको बतानी है। तो रांची और टोमा सोरा का नाम दिया है, मानभूम और राजा अनंतैयर का नाम दिया है, पलामू और चक्र बिश्नोई का नाम दिया है, इसके अलावा धनबाद और बुद्धो भगत का नाम दिया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा परफेक्ट है। यहाँ पर बात हो रही है कोल विद्रोह की। और इसे अगर देखा जाए, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो क्षेत्र पूछा जा रहा है वो क्षेत्र कोल विद्रोह से संबंधित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि कोल विद्रोह की सक्रियता रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू मानभूम वाला जो क्षेत्र था इधर सक्रिय था। और बुद्धो भगत इस पूरे आंदोलन या पूरा जो विद्रोह था इसमें मेन लीडर की हैसियत से दिखाई देते थे। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है। धनबाद से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है और बुद्धो भगत इसके मेन लीडर थे, तो डी वाले को चुन लेते हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 और इसमें कहा जा रहा है कि कच्छ विद्रोह कब शुरू हुआ था, वो डेट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कच्छ विद्रोह से संबंधित है, उस व्यक्ति का नाम बताइए। और उत्तर प्रदेश में बरेली में विद्रोह कब हुआ था, वो तारीख बताइए। अब इसमें से तीनों तारीखें आपको चुननी है, तीनों नहीं बल्कि 2 तारीखें हैं और एक व्यक्ति का नाम है। तो 1819 दिया है, लक्ष्मण दवा दिया है, और इसके अलावा 1815, 1818 लक्ष्मण दावा और 1817। इसके बाद राव भारमल का नाम दिया हुआ है और 2 तारीखें दे रखी हैं। तो इसमें से कौन सा पेयर होना चाहिए? इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि 1819 की तारीख में कच्छ विद्रोह जो है वो स्टार्ट होता है और कच्छ विद्रोह से जुड़ा हुआ नाम जो है वो राव भारमल का है। 1816 में ये जो बरेली का आंदोलन है, मतलब बरेली जिले में यूपी के स्टार्ट होता है, उसकी डेट है 1816। तो इसके सी वाले को हमने चुना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है, 45 ये रहा, गंजाम और गुमसुर में विद्रोह, ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर विद्रोह कब शुरू होता है और कौन सा व्यक्ति जो है वो इस गंजाम और गुमसुर वाला जो क्षेत्र था इसके विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ देख लीजिएगा, पूर्वी उड़ीसा क्षेत्र था और वेलुथम्पी का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। या पूर्वी उड़ीसा क्षेत्र था और श्रीकर भंज का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र था और धनंजय भंज का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। या पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र था और दूरा बिसाई का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इस प्रकार से इसमें पेयर दिया हुआ है, बताइए कौन सा होगा। तो इसमें तो साफ मालूम हो रहा है ए वाला ही होना चाहिए। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो श्रीकर भंज, धनंजय भंज और दूरा बिसाई, ये तीनों ही जो नेता हैं ये पूर्वी उड़ीसा क्षेत्र में ये जो गंजाम और गुमसुर वाला विद्रोह है इसमें बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और वेलुथम्पी का इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसलिए हम ए वाले को चुन लेते हैं। इसमें सिर्फ वेलुथम्पी के नाम से भी हम आराम से गेस कर सकते थे। इसके बाद 46 को देखते हैं। डूरंड समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको डूरंड रेखा कहा जाता है। तो डूरंड समझौता उसी से जुड़ा हुआ है। और गंडमक की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे वो भी डेट आपको बतानी है। तो यहाँ 1894 और मई 1878 दे रखा है। इसके अलावा 1893 और मई 1879 है। इसी प्रकार से 2 तारीखें और हैं। देखिए 46 का बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि 1893 और मई 1879 डूरंड समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है 1893 में। और गंडमक की संधि जो है वो मई के महीने में होती है, यानी इसी महीने में, और 1879 की तारीख। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बी वाले को चुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये दोनों कब लड़े गए थे, ये दोनों की तारीखें प्लस कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था वो भी आपको बताना है। मतलब 3 अलग अलग तारीखें यहाँ चुननी है। तो देखिए इसमें पेयर दिया है 1853, 85
और 32। इसके बाद 52, 84 और 33, 53, 86 और 32, 52, 85 और 31, इसमें से कौन सा पेयर सही होगा? और क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसमें 1852 1885 मतलब 1852 1885 और 1831 वाला जो पेयर है वो सही है। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1852 का है, जो थर्ड वाला है वो 1885 का है, और कोल विद्रोह की जो तारीख है वो 1831। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद 48वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ल्हासा की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये करजन के जमाने में होती है। और पहला आंग्ल अफगान युद्ध, उसके बारे में आपको जो तारीख है इसमें बतानी है, मतलब कब से कब तक लड़ा गया था वो तारीख बतानी है। तो पेयर इसमें देख लीजिएगा, ल्हासा की संधि की डेट देखनी है और आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था उसकी पूरी रेंज देखनी है। यहाँ पर 1908 और 1837 से लेकर 41 तक, 1906 और 1838 से लेकर 1842 तक, 1904 और 1839 से लेकर 1843 तक। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए ल्हासा की संधि आप जानते हैं कि करजन के सौजन्य से हुई थी, अंग्रेजों की ओर से इसमें करजन ही लीडर था। तो करजन का जो कार्यकाल है वो 1905 तक ही रहता है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो एकमात्र विकल्प ऐसा है जिसमें कि 1905 से पहले की तारीख दी, नहीं तो सब में 1908 और 1906 दे रखा है। तो इस आधार पे आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर बहुत आराम से इसमें से चुन सकते हैं। ये वाली रेंज होगी, यानी सी वाला इसका सही। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे सी वाले का चयन तो हम कर लें, लेकिन यहाँ समस्या ये हो रही है कि पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध था उसकी रेंज मैच नहीं कर रही, ये दिक्कत है। तो ल्हासा की संधि बेशक 1904 में होती है, लेकिन साथ में जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध था उसकी जो तारीख है वो 1839, देखिए उसकी डेट याद रखिएगा, 1839 से शुरू होता है और 1842 तक चलता है, काफ़ी लंबा खिंच जाता है। और वो रेंज यहाँ पर नहीं मैच कर रही है, यहाँ पे 42 नहीं दिया है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ई को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं। यहाँ समस्या का समाधान जो है वो ई वाले ऑप्शन में छिपा हुआ है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, इसके बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है और संगोली की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे वो भी बताना है। तो यहाँ रेंज देखिएगा पहले आंग्ल बर्मा युद्ध की और साथ में संगोली की संधि की जो तारीख है वो देखिएगा। और 49 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला ही सही है। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से स्टार्ट होता है, यहाँ आप देख रहे हैं 1824 से इसकी स्टार्टिंग होती है, 1826 तक चलता है और 1816 में जो संगोली की संधि है उस पर हस्ताक्षर होता है। तो ए वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद इसमें जो 50 नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें आपको जो ऑड ऑप्शन है वो चूज करना है, यानी विषम विकल्प की तलाश करनी है। तो एंग्लो तिब्बतियन रिलेशन जो थे, यानी आंग्ल तिब्बत संबंध, उसका कनेक्शन ल्हासा की संधि से। आंग्ल बर्मा संबंध जो थे, यानी एंग्लो बर्मा रिलेशन, उसका संबंध फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड, मतलब लॉर्ड ऑकलैंड की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उससे जुड़ा हुआ था। इसके बाद जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध था वो जॉन लॉरेंस की अक्रियता की नीति से कनेक्टेड था और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो था उसमें गंडमक की संधि का नाम लिया जाता है। तो इसमें कौन सा किससे जुड़ा हुआ है या संबंधित है ये दिया है, इसमें से कोई एक गलत है और जो गलत है वही आपका विषम विकल्प हो जाएगा। तो चुनकर बताइए कि कौन सा है। देखिए इसका 50 वाले का बी हो जाएगा, बी को चुन लेते हैं। मतलब ये जो आंग्ल बर्मा युद्ध और ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी दिया हुआ है, जबकि आंग्ल अफगान संबंध जो थे उसमें ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो काम करती, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं, ये आंग्ल अफगान संबंध था जहां पे इसकी फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो काम करती है, ये बर्मा संबंध नहीं था। तो बी वाला इसमें एकमात्र गलत है, उसको चुनते हैं, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। निम्नलिखित में से जो ऑड ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध ये मद्रास की संधि पर समाप्त होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये मैंगलोर की संधि पर समाप्त होता है। चौथा वाला श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है उस पर समाप्त होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो बस्सी की संधि या बसीन की संधि जो कही जाती है उससे समाप्त होता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से ऑड कौन सा है। ई वाला पहले की तरह है और इसका ऊपर वाला ही ऑड है, इसमें देख लीजिएगा सी वाला हो जाएगा। मतलब ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया है तो सी वाला इसका परफेक्ट हो जाएगा। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था वो मद्रास की संधि पर समाप्त होता है, सही बात है। उसके बाद दूसरा वाला मैंगलोर पे समाप्त होता है, वो भी सही है। जो श्रीरंगपट्टनम का दिया है वो भी इसमें अगर देखा जाए तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त होता है। और यहाँ क्या दिया है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध दिया है, तो इसका जो नंबर दिया है वही गलत है और इसी आधार पे ये ऑड है। तो सी वाले को हम चुन लेते हैं। तो इनकरेक्ट ऑप्शन असल में आपको चूज करना था। यहाँ पे याद रखिएगा जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार था उसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है और काफी बड़ा घाटा जो मैसूर साम्राज्य है उसको लगता है। बाकी सभी इसमें सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। मतलब जो पहला एंग्लो मराठा वार था उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको जो ऑड ऑप्शन है वो चूज करना है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत है, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट है, ये भी एक संधि का नाम है, स्थान के नाम पे संधि का नाम होता था। पुरंदर की संधि यानी ट्रीटी ऑफ पुरंदर है और सालबाई की ट्रीटी है। अब आप ये बताइए कि इसमें से जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था उससे संबंधित विषम विकल्प कौन सा है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। मतलब पहले आंग्ल मराठा युद्ध से जो कनेक्शन है संधियों का, उसमें सूरत की संधि थी, पुरंदर की संधि थी और सालबाई की संधि थी। लेकिन जो राजपुर घाट की संधि थी ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का नतीजा थी। तो यहाँ पे ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का घुसा दिया है और इसीलिए ये ऑड हो गया है। जो इसमें इनकरेक्ट हो वही चूज करना था। इसके बाद 53 को देख लेते हैं। डचों ने कराईकल और बिमलीपत्तनम में अपने कारखाने स्थापित किए थे। अब ये डेट कब थी, मतलब कब स्थापित किया था वो आपको बताना है। कराईकल में कब स्टैब्लिश किया था और बिमलीपट्टनम जो था वहां पे कब स्टैब्लिश किया था। ये जो पत्तनम या पट्टनम लिखा हुआ आता है इसका मतलब है कि वो कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र। तो 1644 दिया है और 1645 है। 45 और 44 है, 44 और 42 है, 45 और 41 है। डच जब भारत में एंटर करते हैं तो ये पुर्तगालियों को एकदम से दबा देते हैं और बाद में अंग्रेज इनको दबा देते हैं। इस प्रकार से काम चलता है। तो इसमें बताइएगा कौन सा पेयर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। कराईकल में जो इनकी फैक्ट्री लगती है, यहाँ पे कारखाने या कोठी स्थापित करने की बात की जा रही है, डी वाले को चुन लेते हैं। कराईकल में 1645 में और बिमलीपत्तनम में 1641 में। और शोरे का व्यापार करने में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था। बाद में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि इनके जितने भी शोरे के गोदाम रहते हैं, मतलब चिली साल्ट पीटर, उस पर कब्जा करने लगते हैं क्योंकि वो गन पाउडर बनाने के काम में आता है। तो वो उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होता है। इसके बाद 54 की ओर चलते हैं। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से कब की गई थी वो डेट आपको बतानी है। और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से इसमें से किस मूवमेंट को जाना जाता है वो आपको बताना है। तो 1897 और सिंह सभा आंदोलन है। इसके अलावा 1899 है और सिख गुरुद्वारा अधिनियम है। 1896 और अकाली आंदोलन है। 1898 और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। आप बताइए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। और 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ई हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि एक साथ दोनों चीजें सही दी हों और इसीलिए हमें ई को चुनना पड़ रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1898 में, मतलब बीएचयू के रूप में वो कब अस्तित्व में आता है वो अलग चीज है, लेकिन उसकी नींव रखने की जो बात है वो 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से की गई थी। 1898 की तारीख थी। लेकिन अकाली आंदोलन जो था ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अकाली आंदोलन दिया तो है लेकिन साथ में जो डेट दी है वो गलत दी है। तो कोई भी पेयर सही नहीं है और इसलिए हमने ई को चुना है। इसके बाद आगे चलते हैं। 55 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी वो डेट आपको बतानी है। व्यक्ति का नाम और तारीख नीचे दिया है। इसमें नौरोज फरदोंजी का नाम दिया है। नौरोजी फरदोंजी इनको कहा जाता था और 1841 की तारीख है। दादा भाई नौरोजी हैं और 1844 है। KR कामा है और 1842 है और SS बंगाली का नाम है और 1843 की तारीख है। आपको ये बताना है कि पारसी सुधार आंदोलन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति न हो उसका नाम कौन सा है इसमें से। और 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ई हो जाएगा। इसमें कोई भी पेयर जो है वो सही मिल नहीं रहा है और इसीलिए हमें ई का चुनाव करना पड़ रहा है। नौरोजी फरदोंजी ये वाले व्यक्ति, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, KR कामा, SS बंगाली, ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सभी पारसी सुधार आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं बचा जिसको कि हम चुन लें, ठीक है। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1843 में होती है। उसकी जो डेट है वो 1843 है। इस प्रकार से हमने देखा। तो ई वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। और 56 में ये कहा जा रहा है कि रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना कब हुई थी वो डेट बताइए। और सहारनपुर जिले में देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी वो डेट बताइए। दो चीजें पूछी जा रही हैं। तो 1851 और 1865 है, 1852 और 1868 है, 51 और 66 है, 52 और 67 है। इसमें से कौन सा पेयर सही है। और 56 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि जो रहनुमाई मजदयासन सभा है उसकी स्थापना 1851 में होती है और देवबंद आंदोलन ये सहारनपुर जिला जो यूपी का है वहां से स्टार्ट होता है 1866 में। सी वाले को चुनते हैं। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 ये सब फैक्चुअल है। इसमें डेट अगर आपको याद है तो आप 2 मिनट में कर लेंगे, नहीं तो फिर पूरा घंटा भर लगा देंगे तब भी नहीं हल होगा, ठीक है। इसके बाद बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी वो डेट बतानी है। और द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी वो भी डेट बतानी है। दोनों का पेयर इसमें चुनना है। तो पेयर वाले क्वेश्चन में यही दिक्कत होती। हालांकि परीक्षा में दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ मॉक टेस्ट में दोनों एक साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मतलब आप 100 MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 300 तथ्यों से आप परिचित हो सके, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी और द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1851 में। इस प्रकार से इसमें डेट होगी। और आप जानते हैं कि बंग भाषा प्रकाशक सभा जो है ये राजा राम मोहन राय के जितने भी हेल्पर रहते हैं, मतलब उनके असिस्टेंट रहते हैं, उनके द्वारा की जाती है, उनके द्वारा स्थापित की जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए। 58 में ये कहा जा रहा है कि मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ था और पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ था। दोनों की जो तारीखें हैं वो आपको बतानी है।
क्वेश्चन नंबर 58 में ये पूछा जा रहा है और नीचे जो पेयर दिया है उसमें 85 और 66 दिया है, इसके अलावा 84 और 67 है। इस प्रकार से विकल्प दिए। और आप जानते हैं कि 1884 में मद्रास महाजन सभा की नींव रखी जाती है और पूना सार्वजनिक सभा की जो तारीख है वो 1867 है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला परफेक्ट है। बी वाले को चुनते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें ये कहा गया कि कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, और कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी वो डेट आपको बतानी है। तो नीचे विकल्प दिया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और 1878, इंडियन लीग और 1877, इसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन और 1876 और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और 1877। इस प्रकार से दिया है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन तो बेकार ही है, मतलब कलकत्ता का बॉम्बे से कहाँ कनेक्शन हो जाएगा, तो ए वाला गलत हो गया। बाकी जितने 3 बचे हैं उसमें से चुनिएगा। और देखिए 59 का सी वाला हो जाएगा, ये कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन, मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, दोनों नामों से जानी जाती थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी इसका नाम था और इसी को कहा जाता था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो ये वाला है। और उसके बाद आप देख रहे हैं सी वाले को हमने चुना है, 1876 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है। तो सी वाले को चुन लेते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने इंडियन लीग की शुरुआत की थी, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। और 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है या उसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है, ये इसमें डेट दिया है और व्यक्ति का नाम दिया है। तो वो भी आपको याद रखना है कि 1866 में होता है और दादा भाई नौरोजी के सौजन्य से होता है। अब आप इसमें से बताइए, शिशिर कुमार घोष और लंदन दिया है, रास बिहारी घोष और बर्लिन दे रखा है, शिशिर कुमार घोष और मॉस्को है और इसके अलावा रास बिहारी घोष और बर्लिन है। आप इसमें से चुन लीजिए। देखिए इसका अगर आप देखें तो जो इंडियन लीग है उसकी शुरुआत होती है 1875 में, 1875 में होती है शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो है इसका आयोजन दादा भाई नौरोजी 1866 में करते हैं लंदन में। इसका जो वेन्यू है वो क्या है, लंदन है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ऊपर ही हमें मिल जाएगा, ए वाला, शिशिर कुमार घोष और लंदन। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी और किसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में भाग नहीं लिया था, मतलब उसके फाउंडेशन में हिस्सा नहीं लेने वाले व्यक्ति का नाम भी साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग और बदरुद्दीन तैयब जी हैं, महादेव गोविंद रानाडे जिन्हें कि एमजी रानाडे भी कहा जाता था और फिरोज शाह मेहता है, आत्माराम पांडुरंग और केटी तैलंग है, महादेव गोविंद रानाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें से बताइए। और 61 का डी हो जाएगा, मतलब पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना आप जानते ही हैं कि एमजी रानाडे ने की थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत ये बदरुद्दीन तैयब जी, इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, इन सब ने मिलकर 1885 में की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें से डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। डी वाले को चुनने के बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने मद्रास महाजन सभा की स्थापना में भाग नहीं लिया था। तो एम वीर राघवाचारी का नाम आता है, ईवी रामास्वामी नायकर है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, यहाँ पे बी सुब्रमण्यम अय्यर दिया है तो उनको आप ध्यान दीजिएगा, और पी आनंद चार्लू है। इस प्रकार से ये व्यक्तियों के नाम है। आपको ये बताना है कि मद्रास महाजन सभा में उसकी जो स्थापना का समय था उस समय हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन से नहीं थे, जो न हो उनका नाम देखना है। और इसमें से बी वाले को आप देखेंगे, ईवी रामास्वामी नायकर, तो ये इसमें नहीं शामिल थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना बाकी जो 3 है उन्होंने मिलकर की थी, मतलब वीर राघवाचारी का उसमें नाम आता है, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, आनंद चार्लू भी थे, लेकिन बी वाले जो व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल नहीं थे। तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। और उसके बाद 63वें प्रश्न को देखते हैं। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत और प्रकाश संवाहक सिद्धांत, ये कोई साइंस की हाइपोथेसिस या थ्योरी नहीं है, ये आज़ादी और अंग्रेज़ों की जो नीतियां थी उससे जुड़े हुए सिद्धांत हैं जो कि भारतीय लोगों के द्वारा दिए हुए हैं। तो इनसे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है, मतलब ये दोनों थ्योरीज जो है वो किसके द्वारा दी हुई हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो नीचे देने वाले व्यक्तियों के नाम है और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको भी देख लीजिएगा। मतलब यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात हो रही है और थियरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, जो प्रकाश संवाहक लिखा हुआ है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी, आरपी दत्त और इसके अलावा आप गोपाल कृष्ण गोखले का नाम देख रहे हैं। लाला लाजपत राय और आनंद मोहन बोस हैं, आरपी दत्त और फिरोज शाह मेहता है। ई वाला ऑप्शन पहले की तरह है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। और 63 का ई हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी चुनने लायक नहीं था, नाम तो सारे दिख रहे हैं लेकिन एक साथ नहीं है। देखिए सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था और जो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है वो गोपाल कृष्ण गोखले की थी। नाम दोनों इसमें मौजूद है लेकिन एक साथ नहीं दिए हैं, तो इसीलिए हमें ई को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद 64 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का आपको चयन करना है। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये बॉम्बे से, मतलब बॉम्बे इसका वेन्यू था, सेवा सदन का भी बॉम्बे था, प्रार्थना समाज का भी बॉम्बे था और आर्य समाज का भी बॉम्बे था, ऐसे दिया हुआ है। आप बताइए इसमें से ऑड कौन सा है। और इसे अगर देखा जाए तो इसमें जो ए वाला है वही ऑड है, बाकी सभी तो ठीक है, मतलब बाकी सभी का जो स्थान है वो तो बम्बई रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसका जो वेन्यू था वो कलकत्ता था, मतलब बंगाल।
तो इस हिसाब से ये इसमें से ऑड है। इसके बाद 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया कि दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष नहीं किया गया था। कुल मिलाकर 3 दिल्ली दरबार जो है वो सजाए जाते हैं और जो अंतिम वाला है वो 1911 में आयोजित किया जाता है। तो वो तीनों तारीखें आपको पता होनी चाहिए और वो यहाँ से मालूम हो जाएंगी। फिलहाल आपको ये बताना है कि किस वर्ष वो आयोजित नहीं किया गया था और प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, वो दोनों तारीखें बतानी है। तो आप जानते हैं कि दिल्ली दरबार को 3 बार आयोजित किया गया था। तो डेट कौन कौन सी है इसमें अगर आप देखिए तो 1877 में पहली बार उसका आयोजन होता है। उसके बाद जो अगला वाला है वो 1903 में आयोजित होता है और जो सबसे अंतिम वाला है वो 1911 में होता है, जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि बंग भंग को रद्द किया जाता है सिर्फ दिखाने के लिए। और प्रार्थना समाज की स्थापना की तारीख जो है वो 1867 है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी पेयर चुनने लायक नहीं है और इसीलिए हम ई का चयन करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था वो तारीख बताइए और कृषक राहत अधिनियम को कब पारित किया गया था वो भी डेट बताइए। तो यहाँ नीचे दिया है 1884 और 1879, 85 और 79, 86 और 78, 84 और 76। इसमें से कौन सा पेयर होगा? और 66वें का हो जाएगा बी वाला, क्योंकि बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 का है और कृषक राहत अधिनियम जो है वो 1879 का है। इसके बाद सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन कब बनी थी ये आपको बताना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं उसमें सबसे पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट थी, महिला की हैसियत से। लेकिन भारतीय महिला के तौर पे देखा जाए तो सरोजनी नायडू पहली थी। अब इसमें आपको ये बताना है कि कब इन्हें चुना गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र में या कौन सा जो सेशन था उसमें ये अध्यक्षा बनती। तो इसमें से पेयर देख लीजिएगा, 1924 और कानपुर दिया है, 1924 और लखनऊ दिया है, 1925 और कानपुर दिया है और 25 और लखनऊ दिया है। तो आप जानते ही हैं कि ये कानपुर अधिवेशन था, तो लखनऊ वाला विकल्प अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। डेट बस आपको पता होनी चाहिए और इसका सी वाला हो जाएगा। मतलब 1925 का जो अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी जाती। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग चीफ लीडर वाज नॉट रिलेटेड टू जस्टिस पार्टी मूवमेंट। मतलब इसमें से प्रमुख नेताओं के नाम दे रखे हैं और कौन सा जस्टिस पार्टी आंदोलन से संबंधित नहीं था उसका नाम आपको बताना है। तो डॉक्टर TM नायर है, P त्यागराज चेट्टी है, CN मुदलियार है और K रामकृष्ण पिल्लई है। बताइए इसमें से कौन सा जो संबंधित न हो उसका नाम आपको चुनना है। और आप जानते हैं कि इसमें जो जस्टिस पार्टी आंदोलन था उसके नेतृत्वकर्ताओं में TM नायर भी शामिल है, त्यागराज चेट्टी भी शामिल है और मुदलियार भी शामिल है। लेकिन इसमें एक नाम जो है वो डिफरेंट है और वो किसका है? रामकृष्ण पिल्लई का है। तो इन्हीं को चुन लेते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये इससे बाहर थे, बाकी 3 जने इसमें शामिल थे, तो उनको भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69वें प्रश्न को देखें। कुदी अरासू, ये जो शब्द है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? मतलब एक अभियान है और अभियान से ज्यादा ये समाचार पत्र है एक तरह का। ठीक है, तो कुदी अरासू ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और कुदी अरासू एक तमिल भाषा का क्या चीज था? मतलब ये साप्ताहिक समाचार पत्र था या पत्रिका थी या फिर किस प्रकार की इसकी वैरायटी थी? मतलब इसका जो कैटेगरी है वो आपको बताना है। यहाँ जो विकल्प दिया है उसमें EV रामास्वामी अय्यर का नाम दिया है और रामास्वामी पेरियार का नाम दिया है। इसके अलावा जो विकल्प है उन्हें आप देख रहे हैं। तो 69 का डी हो जाएगा। मतलब EV रामास्वामी पेरियार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, इसका ये वाला विकल्प है। और इसमें अगर आप देखें तो जो साप्ताहिक पत्रिका है उसकी हैसियत से इसका प्रकाशन होता था। ये वीकली मैगजीन थी और तमिल भाषा में प्रकाशन इसका होता था। 1910 में ये शुरू की जाती है, 1910 में। इसके बाद आगे चलते। साक्ष्य के तौर पर अगर देखा जाए तो तमिल भाषा जो है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। हालांकि प्राचीनतम जो है वो संस्कृत ही है, लेकिन संस्कृत अपने पक्ष में प्रमाण नहीं दे पाई। मतलब उसके जो जितने भी ग्रंथ होते हैं या रचनाएं रची जाती हैं वो सब मौखिक थी, लिखित नहीं थी। और तमिल वाले जो है इस मामले में बाजी मार ले जाते हैं। वो करते क्या है कि लिपिबद्ध कर देते हैं। तो जहाँ से लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं वहाँ से इतिहास उसको एक्सेप्ट कर लेता है और जो सुनी सुनाई बातें हैं उस पर इतिहास विश्वास नहीं करता। तो इसीलिए कहता है कि भाई संस्कृत बाद वाली है, तमिल पहले वाली है। लेकिन असलियत क्या है कि संस्कृत पहले वाली। फिलहाल उसमें नहीं पढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी। इसके बाद 70 को देखिएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये डेट आपको बतानी है। और गांधी जी के द्वारा हरिजन साप्ताहिक समाचार पत्र को कब शुरू किया गया था? ये 2 चीजें पूछी जा रही हैं। डेट आप देख लीजिए, सन 1900 है और 1933 है, 1902 और 1932 है, 1901 और 1931 है, 1902 और 1933 है। इसमें से कौन सा होगा? और इसे अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है ये सन 1900 का है। इसमें तारीख जो इसकी है वो सन 1900 की है। और गांधी जी जो साप्ताहिक समाचार पत्र अपना निकालना शुरू करते हैं वो 1933 में स्टार्ट होता है। हरिजन जो कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक पंचायत वाला मामला रहता है उससे गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंचती है। और वहाँ भी ये कोशिश रहती है अंग्रेजों की कि दलितों को भी एक अलग निर्वाचक मंडल दे दिया जाए।
मतलब इन्हें भी एक अलग धर्म की तरह से ट्रीट किया जाए, ऐसा इनका बर्ताव रहता है। तो अंग्रेज तो विभाजन चाहते ही थे, मतलब हमें तोड़ना और फोड़ना चाहते थे। तो गांधी जी इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब निराश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। तो वो हरिजन के नाम से पत्र निकालते हैं और यहाँ से अपनी बात कहना शुरू करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला ही हो जाएगा, ऊपर ही मिल रहा है। इसके बाद 71 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मदर इंडिया नाम की जो पुस्तक है उसको लिखा था, और अनहैप्पी इंडिया जो किताब है वो कब पब्लिश हुई थी उसकी डेट आपको बतानी है। तो यहाँ लेखक का नाम एक किताब का बताना है और दूसरी किताब की डेट बताना है, देख लीजिए। और मदर इंडिया की जो लेखिका थी उनका नाम कैथरीन मेयो था। तो इसमें कैथरीन मेयो के नाम से दो विकल्प हैं, इसमें आप देख रहे हैं ना, एनी बेसेंट कैथरीन मेयो करके दिया हुआ है। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब इसमें से दोनों में से बताइए। जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें कोई एक अगर आपको पता है तो बाकी जो है उसके आधार पे आप गेस कर सकते हैं। तो कैथरीन मेयो ने इसे 1927 में 1927 में पब्लिश किया था, और अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की कृति है और 1928 इसकी डेट है, 1928। अब इसमें से देखिएगा कौन सी तारीख मैच कर रही, तो ये बी वाला हो जाएगा 1928। ये आपका अनहैप्पी इंडिया की तारीख है, और मदर इंडिया जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला, इसकी जो तारीख है वो 1927। बी वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने द आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की जो पुस्तक है उसको लिखा है, और गीता रहस्य पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी वो डेट आपको बतानी है। इसमें दोनों मतलब एक तरफ जो लेखक का नाम है वो बताना है और दूसरी तरफ लिखने की तारीख, प्रकाशन की तारीख बतानी है। और आप जानते हैं कि द आर्कटिक होम इन द वेदास ये बाल गंगाधर तिलक की ही रचना है, और गीता रहस्य को भी उन्होंने ही लिखा था। तो दोनों के जो ऑथर है वो सेम है। 1915 में ये गीता रहस्य को लिखते हैं। तो इसमें देखिएगा कि कौन सा पेयर सही है। सी वाला हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और 1915 ये वाला, ठीक है। द आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य को जो प्रकाशित कराने की तारीख है उसे आपने देखा। इसके बाद 73 को देखते हैं। गीता रहस्य था क्या? तो ये श्रीमद् भगवत गीता पर एक टीका थी, मतलब एक तरह की कमेंट्री थी। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने इंडियन अनरेस्ट नाम की पुस्तक को लिखा था, उस व्यक्ति का नाम बताइए। और एसेज ऑन द गीता नाम की जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था, उस व्यक्ति का भी नाम बताइए। तो यहाँ पे वैलेंटाइन चिरोल का नाम आता है और बारिंद्र कुमार घोष है। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ और श्री अरविंदो का नाम आता है। चिरोल है और इसके अलावा अरविंदो है। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ और बारिंद्र कुमार घोष है। बताइए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। और इसमें अगर आप देखें तो इंडियन अनरेस्ट जो बुक है वो वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा लिखी हुई है। यहाँ आप देख लीजिए, इंडियन अनरेस्ट जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी है, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा, और इन्हें शिरोल भी कहा जाता था। एसेज ऑन द गीता श्री अरविंदो के द्वारा लिखी हुई है। तो इसमें सी वाला विकल्प सही होता है। और भारतीय असंतोष का जनक ये बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल नहीं कहा था। इसके बाद आगे चलते हैं, 74 में देखते हैं। 74 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विषम विकल्प कौन सा है, बताइए। तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया विंस फ्रीडम, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी और सत्याग्रह इन चंपारण। अब आपको इसमें जो पुस्तकों के लेखक हैं उसी के आधार पे ऑड ऑप्शन को चूज करना है। मतलब 3 को लिखने वाला कोई एक व्यक्ति है और एक किसी दूसरे ने लिखी है, तो वही वाली आपको चुननी है। देखिए इसमें से कौन सा होगा। और 74 का बी ही होना चाहिए, इसमें ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब इंडिया विंस फ्रीडम इसमें से अलग है, बाकी सब एक जैसी हैं। इंडिया डिवाइडेड और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी और सत्याग्रह इन चंपारण, ये तीनों ही राजेंद्र प्रसाद मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं थी। और इंडिया डिवाइडेड को लिखने वाले कौन थे, माफ कीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम को लिखने वाले कौन थे, ये अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसमें एकमात्र यही अलग है, इसके जो लेखक हैं वो अबुल कलाम आज़ाद है। इसके बाद 75 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने नहीं लिखी है। बहुत बड़े विद्वान और उतने ही उत्कृष्ट कोटि के दार्शनिक थे और उससे भी बेजोड़ ये अध्यापक थे। अध्यापन में ही इन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा था और इसी मतलब इन्हीं के सम्मान के तौर पे जो इनका जन्मदिन था 5 सितंबर, उसको शिक्षक दिवस के तौर पे मतलब भारतीय शिक्षक दिवस के तौर पे यहाँ डिक्लेयर किया जाता है। विश्व में शिक्षक दिवस की तारीखें अलग अलग हैं, लेकिन अपने यहाँ 5 सितंबर की तारीख पर मनाया जाता है। तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है और ये हमारे दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे और पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो इसमें से देखकर बताइए कि कौन सी किताब इन्होंने नहीं लिखी है। बहुत सारी किताबें लिखी थी। यहाँ नीचे दिया हुआ है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, यहाँ विव लिखा है तो इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसी को देखिए। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और फिलॉसफी ऑफ हिंदुज्म, ये 4 किताबों के नाम दिए हैं। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा नहीं लिखी गई है वो आपको बतानी। और इसे अगर आप देखें तो इसका जो ई वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उनके द्वारा न लिखा हुआ हो। इतना बड़ा उनका विस्तार था। मतलब द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके अलावा इंडियन फिलॉसफी, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ मतलब जीवन के प्रति आदर्श दृष्टिकोण, और फिलॉसफी ऑफ हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म का जो दर्शन है, इन सब पे उन्होंने किताब लिखी थी। तो ये सब उनकी रचना है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। एक तरफ किताबों के नाम, दूसरी तरफ उनका पब्लिकेशन ईयर दे रखा है। तो द अनटचेबल्स है। इसके अलावा पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक का नाम है।
इसके बाद द एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, ये एक बुक है और इसकी डेट दी हुई है, डेट भी साथ में लेकर चलते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं द अनटचेबल्स की जो डेट है वो 1948 है और पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 है। एनहिलेशन वाली जो है वो 1936 है और फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम जो है वो 1939 है। इसमें से आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। 76 का ई हो जाएगा। अब ई को हमने किस लिए चुन रखा है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई ये सारी किताबें, मतलब इसमें अनटचेबल्स का भी नाम आता है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया ये वाला भी है, और एनहिलेशन ऑफ द कास्ट ये वाला भी है, और फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम ये वाला भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक दूसरे लेखक के द्वारा लिखा हुआ हो, और लेखक के आधार पर हमें इसमें अलग करना था। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी विकल्प चुनने योग्य नहीं था और हमने ई का चुनाव किया है। इसके बाद आगे चलते हैं 77 को देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, और फेडरेशन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई है वो भी आप बताइए। तो यहाँ पे 1916 नायर आंदोलन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन, और डेट दे रखी है। इस प्रकार से तारीखें हैं। देखिए 77 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि यहाँ पे 1916 और जस्टिस पार्टी मूवमेंट, ये इसका कनेक्शन है। जस्टिस पार्टी आंदोलन में जो द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन है वो भी इसी के समानांतर तौर पे या इसके सहयोगी के तौर पे स्टैब्लिश होता है, और 1916 में उसकी स्थापना होती है। इसके बाद 78 की ओर चलते हैं। 78 में कहा गया कि बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी में इनका विवादास्पद लेख लिखने का काम था, उस पर इनके ऊपर 3 बार आरोप लगते हैं। मतलब 3 अलग अलग मौके होते हैं जिसमें कि अलग अलग तरह के लेख लिखते हैं जो कि भड़काने वाले होते हैं, और उसके बाद इन्हें जेल का चक्कर काटना पड़ता है। तो तीनों बार जेल तो नहीं होती है, लेकिन दंड तो लगाया ही जाता है। आपको ये बताना है इसमें से कि गलत विकल्प कौन सा है। जो 3 बार इन पर आरोप लगा था उसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। तो इसका अगर आप देखें 78 को आप देख रहे हैं, इसका ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, माफ कीजिएगा, इसका जो ई वाला विकल्प है उसे हम चुनेंगे, मतलब उपर्युक्त में से एक से ज़्यादा या इसमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प है उसे चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने और पुलिस हेड कांस्टेबल सैंडर्स की हत्या से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 1928 और 1929 है। इसके बाद 29-28 है, 27-29 है और 29-27 है। इसमें से कौन सा होगा। तो 79 का ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी चुनने लायक नहीं है। यहाँ ई वाले को अक्सर चुनना पड़ रहा है क्योंकि स्थितियां गड़बड़ है, मतलब विकल्प जो है वो परफेक्ट नहीं। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की जो तारीख है वो 1929 की है। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो सेंट्रल असेंबली होती है उसके खाली सीटों पर बम फेंका जाता है, वो भी धुएं वाला, और उसके बाद वो लोग भागते नहीं है, वहां पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और गिरफ्तारी देते हैं। इसके बाद पुलिस हेड कांस्टेबल सैंडर्स की हत्या भी 1929 में ही होती है। तो इस प्रकार से दोनों की डेट सेम है और इसमें ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसमें कि दोनों एक साथ दिया हो। तो ई वाले को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा। सूरत की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे वो बताना है आपको, और पुरंदर की संधि पर कब साइन किया जाता है वो डेट बतानी है। तो 1775 और 1776 है। इसके बाद 78 और 76 है, 75 और 78 है, 78 और 74 है। आप इसमें से चुनकर बताइएगा। और आप जानते हैं कि सूरत की संधि पर जो साइन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऊपर ही दिया है। सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है 1775, और पुरंदर की जो संधि है वो 1776 में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फॉट बिटवीन हैरी स्मिथ एंड सिख। ये हैरी स्मिथ और सिखों के बीच में जो लड़ाई लड़ी जाती है वो इसमें से कौन सी थी। और उसके बाद ये भी पूछा गया है कि वो लड़ाई कब लड़ी गई थी, उसकी डेट बतानी है आपको। तो फिरोजपुर की लड़ाई और सेबरॉन की लड़ाई इस प्रकार से दिया हुआ है, और 1845 और 46 की डेट दी हुई है। तो इसमें से चुनकर बताइए। देखिए 81 का डी हो जाएगा। सेबरॉन की लड़ाई थी जो कि हैरी स्मिथ और सिखों के बीच में लड़ी जाती है, और ये 1846 में लड़ी जाती है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है। इसके बाद 82 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू सिविल मैरिज एक्ट एंड एज ऑफ कंसेंट एक्ट। मतलब आयु सम्मति अधिनियम और इसके अलावा जो यहाँ विवाह अधिनियम था उसके बारे में कहा जा रहा है। सिविल मैरिज एक्ट की डेट क्या है और एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था उसके बारे में आपको सही विकल्प की तलाश करनी है। और 82 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि यहाँ पे 1872 में आता है सिविल मैरिज एक्ट, और 1891 का जो टाइम है उसमें एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो पारित होता है। इसे हमने देखा, इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देख लीजिए। 83 में ये कहा जा रहा है कि ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता विमेंस जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना कब की, और बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो अमेंडेड है, मतलब संशोधित है, उसको कब लागू किया गया। ये दोनों जो तारीखें हैं वो आपको बतानी है। 1818 और 1976, 1819 और 1976, 1818 और 1978, या फिर 1819 और 1978। तो इसका डी हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो संशोधित वाला है, अमेंडेड है या अमेंडमेंट एक्ट आप उसे कह सकते हैं, वो 1978 का है। और ईसाई मिशनरियों ने सबसे पहले 1819 में कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना की थी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी होगा। इसके बाद 84 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लाल सिंह और सर ह्यूगॉद के बीच में लड़ी गई थी? इन दोनों के बीच में जो बैटल होता है उसका नाम आपको बताना है, और ये लड़ाई कब लड़ी जाती है वो तारीख बतानी है। तो आप जानते हैं कि मुद्दकों का जो युद्ध होता है वो 1845 में होता है, और वो इन दोनों के बीच में मतलब ह्यूगॉद और लाल सिंह के बीच में लड़ा जाता है। तो इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा देख लीजिए और बताइए। बी वाला हो जाएगा, करेक्ट है। इसके बाद 85 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लाहौर की संधि के हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है, या उसका जो परिणाम है वो लाहौर की संधि के तौर पे सामने आता है? तो ये सेब्रॉन की लड़ाई है, फिरोजपुर की लड़ाई है, मुद्दकों की लड़ाई है, या बुद्देवाल की लड़ाई? तो आप जानते हैं कि सेब्रॉन की जो लड़ाई है उसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, तो इसका जो पहला वाला है वही सही है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया कि बैथून स्कूल को कहाँ स्थापित किया गया था, उसका जो वेन्यू है वो आपको बताना है, और चार्ल्स का वुड डिस्पैच ये कब आता है या कब पारित होता है वो डेट आपको बतानी है। आप जानते हैं कि इसमें से कोई भी विकल्प परफेक्ट नहीं है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास दिया हुआ है लेकिन डेट के साथ वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ई वाला ऑप्शन चुन लेते हैं और देखते हैं कि सही क्या है। देखिए, बैथून स्कूल की स्थापना ये 1849 में कलकत्ता में की जाती है, 1849 में होती है, डेट भी याद रखिएगा, और वेन्यू क्या है, कलकत्ता है, ठीक है। और दूसरा वाला जो इसमें चार्ल्स का वुड डिस्पैच पूछा है वो 1854 का होगा। तो कोई पेयर इसमें मिल रहा है जो कि दोनों एक साथ हो, नहीं है। यहाँ कलकत्ता दिया तो है लेकिन साथ में 1856 दिया है, तो इसीलिए हमें ई को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद 87 की ओर चलते हैं। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने या किसके द्वारा की गई थी वो व्यक्ति का नाम आपको बताना है, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को कहाँ पर स्थापित किया गया था वो वेन्यू आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, मतलब धोंडो केशव कर्वे जो है वो 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है ये 1916 में दिल्ली में स्टैब्लिश होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ हिंदूज, मतलब हिंदुओं के सुधार आंदोलन से इसमें से किसका कनेक्शन नहीं है? तो ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, इसके अलावा प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन, ये सब दिए हुए हैं। कौन सा इसमें से होगा? तो आप जानते हैं कि हिंदुओं के जो सुधार आंदोलन है उसमें सबका नाम आता है, उसमें ब्रह्म समाज आंदोलन भी है, तत्वबोधिनी भी है, प्रार्थना समाज भी है, यंग बंगाल मूवमेंट भी इसी में शामिल है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि शामिल ना हो, तो इसीलिए हमें ई को चुनना पड़ रहा है। ई वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। 89 को देखिए। कौन सा विकल्प पश्चिमी भारत से संबंधित नहीं है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, परमहंस मंडली, सत्यशोधक समाज और श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। मतलब इसमें आपको ये देखना था कि दिशा, जैसे कि कौन सी कमेटी या कौन सा जो यहाँ पे अभियान है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई है। तो इसमें से पश्चिमी या पश्चिम भारत से जुड़ा हुआ जो नहीं हो उसको चुनना था, और 89 का डी हो जाएगा। पश्चिमी भारत से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, परमहंस मंडली और सत्यशोधक समाज इनका कनेक्शन है, लेकिन नारायण धर्म परिपालन आंदोलन ये साउथ इंडिया का है, तो ये इसमें से ऑड है, इसे हमने चुना। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू साउदर्न इंडिया, जैसे वहां पे वेस्टर्न इंडिया के बारे में पूछा गया था, वैसे यहाँ दक्षिण भारत यानी साउदर्न इंडिया के बारे में जो जुड़ा हुआ ना हो वो बताइए। तो वोक्कालिगार संघ है, इसके अलावा आत्मसम्मान आंदोलन है, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटीज है, मंदिर प्रवेश आंदोलन है यानी टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इसमें मंदिर में जो अछूत थे उनके प्रवेश और उनके अधिकार की मांग की गई थी, इस प्रकार से है। आत्मसम्मान आंदोलन में अपने जो धार्मिक कृत्य हैं उनको खुद ही संपन्न कराना और किसी ब्राह्मण या पुरोहित पर आश्रित न रहना, ये काम किया गया था। तो ये सब चीजें आप ये बताइए कि साउथ इंडिया से किसका कनेक्शन नहीं है? सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी ये साउथ का नहीं, ये इसमें से ऑड है, बाकी सभी साउथ वाले हैं, ये पश्चिमी भारत से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। मातृत्व लाभ अधिनियम कब पारित किया गया था वो डेट बताइए, और समान पारिश्रमिक अधिनियम को कब पारित किया गया था, मतलब यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है और इसके अलावा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, दोनों की डेट आपको बतानी। यहाँ पे 1962 है और 1976 है, 61 और 76 है, 62 और 74 है और 61 और 74 है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम जो है वो 1961 का है और जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है वो 1976 यानी 1976 का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसके बाद 92 को देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को किस वर्ष संशोधित किया गया था वो डेट बताइए, और किस रेगुलेशन एक्ट के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर डेट दे रखी है और इसमें आप जानते ही हैं कि इसका जो ए वाला है ऊपर वाला वही सही है। दहेज निषेध अधिनियम ये 1961 का है, ठीक है। यहाँ आप पहले इस वाले को चुन लीजिए। 1961 में ये पहली बार आता है दहेज निषेध अधिनियम, लेकिन इसमें संशोधन होता है 1986 में। यहाँ पर चूंकि संशोधन की बात पूछी जा रही है, और सती प्रथा को जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट था 1829 के द्वारा 29 का, उसी के द्वारा बैन कर दिया जाता है, मतलब कानूनन इसे अपराध घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं।
93 में ये कहा गया कि विषम विकल्प का चयन कीजिए वर्ष के आधार पे। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, शारदा अधिनियम 1930, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू दत्तक और प्रबंध अधिनियम 1958। इसके बाद ई वाला विकल्प पहले की तरह ही है। बताइए इसमें से विषम कौन सा है, वो भी वर्ष के आधार पे। तो इसे अगर आप देखें तो डी वाला हो जाएगा, मतलब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 का है। और शारदा एक्ट की अगर बात की जाए, मतलब इसमें डेट जो है वो सही दी है या नहीं, ये आपको चेक करना था। तो डी वाला इसमें पहले चुन लीजिए। देखिए इसमें हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट जो है उसकी बात की जाए तो ये 1856 का है, सही दिया है। शारदा एक्ट की अगर बात करें तो बना चाहे जब का हो, लेकिन इंप्लीमेंट में आता है 1930 में, वो सही है। विशेष विवाह अधिनियम की जो तारीख है वो भी सही दी है, लेकिन ये वाला देखिएगा 1958 दिया है, जबकि ये 1956 होगा। यहाँ पे 58 नहीं बल्कि 56 होगा, यही एकमात्र इसमें गलत है। इसके बाद 94 को इसमें देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी उनसे संबंधित आपको विषम विकल्प का चयन करना है। मतलब उसने बहुत सारे प्रयास किए ताकि जो अंग्रेजी सत्ता है उसको स्थिर किया जा सके। जो राष्ट्रवादियों का पूरा दस्ता तैयार हो रहा है उसके खिलाफ, और राष्ट्रवादी जो एक गुट तैयार हो रहा है, बंगाल में पूरी क्रांतिकारी लहर दौड़ रही है, उसको नियंत्रित करने का इसने काफ़ी पुरजोर प्रयास किया था। और अंत में जब कुछ नहीं हो पाता, मतलब कोई दाल नहीं गलती है, तो बंगाल का विभाजन करवा देता है। तो यहाँ पर उसकी जो प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं उसके बारे में डेट दे रखी है। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम ये है 1905 का, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का है। बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। इसमें से ऑड कौन सा है? तो ऑड इसमें बी वाला है, मतलब कलकत्ता। पहले बी वाले को चुन लेते हैं। देखिए ये वाला, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इसमें से एकमात्र ऑड है। इसकी जो डेट है वो 1904 की, 1905 की नहीं है। 1905 में तो 1,00,000 का एकमात्र काम यही करता है, भंग करके और यहाँ से रवाना हो जाता है। बाकी जितनी तारीखें इसमें दी हैं वो सही, ठीक है। यहाँ पर 1905 नहीं होगा, और यहाँ देखिएगा 1905 नहीं होगा बल्कि 1904 होगा। तारीख गलत है और इसीलिए बी वाला इसमें ऑड है। इसके बाद 95 को देखते हैं। 95 में कहा जा रहा है कि कौन सा अधिनियम स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में संबंधित या सरकार के प्रयासों से संबंधित नहीं है। तो इसमें राजद्रोही सभा अधिनियम है, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम है और भारतीय प्रेस अधिनियम। इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है वो बताना है आपको। तो ई वाला हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रयास यहाँ स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के द्वारा किए जाते हैं उसमें ये सभी आते हैं, जिसमें कि राजद्रोही सभा अधिनियम है। आप सभा नहीं कर सकते जो कि राजद्रोह दर्शाती हो। विध्वंसक पदार्थ आप अपने पास नहीं रख सकते। समाचार पत्र पे तो पहले ही लाठी चल रही थी, और प्रेस एक्ट भी आ जाता है ताकि कुछ विरुद्ध में छाप न सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो न हो बताइए, तो ई वाले को चुन लेते हैं। इसके बाद 96 को देखते हैं। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उस व्यक्ति को बताइए, और कब हुई थी वो डेट बताइए। तो आप जानते हैं कि ये जो अनटचेबिलिटी लीग है ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा या गांधी जी के द्वारा? बताइए। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि दोनों हरिजनों का पक्ष लेते थे। तो गांधी जी ने 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। ये समय जो था ये जातिवाद का पूरा बहुत विध्वंसक नजारा दिखा रहा था। धर्म आधारित तो जो भेदभाव है वो पहले से ही पनप गया था 1905 से ही, लेकिन यहाँ पर जाति के आधार पर बांटने का प्रयास हो रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया कि इन्होंने एक लीग बनाई जिसमें कि ये प्रयास किया जा रहा था कि अछूतोद्धार किया जाए। और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है ये एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसकी स्थापना की जो डेट है वो 1932। इसके बाद 97 की ओर चलते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी, दोनों बताना है आपको। तो दो जगह पे ये होती है, एक पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा और एक जो पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा है वहाँ पे। यहाँ दिया हुआ है वेन्यू कलकत्ता और कराची 1906, कलकत्ता और ढाका 1905, कलकत्ता मद्रास, कलकत्ता ढाका 1902, 1904 ऐसे करके दिया है। और आप जानते हैं कि इसका डी वाला हो जाएगा। 1902 में ये एस्टैब्लिश होती है कलकत्ता और ढाका में एक साथ, मतलब पूर्वी बंगाल वाले सेक्टर में ढाका में और पश्चिमी बंगाल वाले में कलकत्ता में, और डेट याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिएगा। रामोसी कृषक दल की शुरुआत 1879 में किसके द्वारा की गई थी, उस व्यक्ति का नाम बताइए। और मित्र मेला का विलय अभिनव भारत में कब किया गया था वो डेट बताइए। तो नीचे दिया है वासुदेव बलवंत फड़के और 1904, इसके अलावा बीडी सावरकर 1905, ऐसे ही दोनों जने के नाम और डेट दिए हुए हैं। तो इसका ए हो जाएगा। वासुदेव बलवंत फड़के जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी रामोसी कृषक दल की, और अभिनव भारत का जो मित्र मेला के साथ विलय है, मतलब मित्र मेला का अभिनव भारत में विलय है, वो 1904 में होता है। इसका ए वाला परफेक्ट है। इसके बाद 99 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी और कौन सा गदर पार्टी का इसमें से अध्यक्ष था। संस्थापक सदस्यों की बात नहीं की जा रही, जो अध्यक्ष है उसकी बात की जा रही है। तो अध्यक्ष तो एक ही होगा। अब इसमें सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल का नाम दिया है, लंदन और लाला हरदयाल है, सोहन सिंह भाकना का नाम दिया है। और 99 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि सैन फ्रांसिस्को और सोहन सिंह भाकना, हालांकि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों जने ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन अध्यक्ष कौन थे, वो सोहन सिंह भाकना थे। 1913 में ये स्थापित होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं 100 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है कि नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, वो डेट बताइए।
और 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, उस व्यक्ति का नाम बताइए। ये है 100 नंबर का क्वेश्चन। और इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि इसमें 1914 और श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो नाम है वो परफेक्ट होता है। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना 1914 में होती है और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1905 में। ये हमने यहाँ तक देखा है और यहाँ तक हमने 100 MCQs कंप्लीट किए हैं। ऐसे टेस्ट जो मॉक्स हैं वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और तब तक के लिए नमस्कार।